हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, एक न्यू कोर्स इंटीग्रेटेड न्यू कोर्स लाया जाने वाला है आरपीएससी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए 12 जुलाई से चैनल पर स्टार्ट होगा। तो इससे जुड़ने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस कोर्स का फायदा उठाएं। तो चलिए आज हम लोग राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो 2014 का पेपर हुआ था उसके सेकंड पेपर को देखते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किसने प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय कहा? ऐसा एम.बी. फॉस्टर ने कहा है। तो एम.बी. फॉस्टर ने प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय कहा है। फॉस्टर का मानना है कि प्लेटो का सामाजिक न्याय का विचार वह निर्माण करने वाले शिल्पी अथवा वास्तुकार जैसा है। दोस्तों इस तरह के कंटेंट है उदाहरण बुक में आपको मिलता नहीं, तो सीरीज चलने वाली है बुक को, इसमें ये सब चीज़ें सम्मिलित की जाएंगी बहुत गहन अध्ययन के साथ। तो जरूर देखें आप लोग। 12 तारीख से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक नहीं मानता? आर निस्बेट प्लेटो को सर्वाधिकारी विचारक नहीं मानता है, टोटलिटेरियन थिंकर नहीं मानता है। जबकि अन्य विचारकों का मत है कि प्लेटो के दर्शन में सर्वाधिकारवाद तत्व मौजूद है। दातव्य है कि प्लेटो समस्त राजनीतिक चिंतन में आदर्शवादिता का सर्वोच्च प्रतिनिधि। कार्ल पॉपर के अनुसार वह अरस्तू की पॉलिटी का घटक नहीं है, तो अरस्तू की पॉलिटी घटक जैव व्यक्तिवाद में। कार्ल पॉपर के अनुसार जैव व्यक्तिवाद अरस्तू की पॉलिटी का घटक नहीं है। जब अनेक व्यक्तियों के द्वारा सामान्य हित को दृष्टि में रखते हुए और व्यवस्थित रूप में साधन व्यवस्था का संचालन किया जाता है तो वह बहुतंत्र या संवैधानिक पॉलिटी कहलाता है। निम्नांकित में से कौन सा अरस्तू के शिक्षण संस्थान का नाम था? तो द लीसियम नाम था। द एकेडमी प्लेटो की थी। अरस्तू की शिक्षण संस्था का नाम लीसियम था। प्लेटो अपने से अरस्तू की योग्यता से बहुत प्रभावित था और उसे अकेडमी का मस्तिष्क कहा जाता है। अरस्तू को माइंड ऑफ एकेडमी। अरस्तू हमेशा अकेडमी का प्रधान बनने की आशा करता था, किंतु विदेशी होने के कारण उसे यह पद नहीं मिला। फिर स्वदेश आने पर अपने स्वयं के शिक्षण संस्था खोली। अरस्तू ने लीसियम की स्थापना 335 ईसा पूर्व में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिसरो से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सब मनुष्य एक सार्वभौमिक कानून के अधीन है। दूसरा, उसकी नियति एक ही राजनीतिक समाज में सह-अस्तित्व एक ही राजनीतिक समाज के सह-अस्तित्व नागरिक होना है। दोनों कथन सही हैं दोस्तों। सिसरो के संबंध में उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। सिसरो के अनुसार सभी मनुष्य का एक सार्वभौमिक कानून के अधीन सभी मनुष्य एक सार्वभौमिक कानून के अधीन है तथा मानव स्वभावतः एक राजनीतिक समाज के सह नागरिक होते हैं। सिसरो गणतंत्र का समर्थक और सैनिकवाद का विरोधी। संत थॉमस एक्विनास के किस शिष्य ने अपने ग्रंथ ऑन द रूल्स ऑफ प्रिंसेस को पूरा किया? संत थॉमस एक्विनास के किस शिष्य ने उसके ग्रंथ ऑन द रूल ऑफ प्रिंसेस को पूरा किया है? तो ये टोलोमे ऑफ लुक्का। तो लुक्का ने संत थॉमस एक्विनास की पुस्तक ऑन द रूल्स ऑफ प्रिंसेस को पूरा किया है। थॉमस की कुछ अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं। सुम्मा थियोलॉजिकल, राजाओं का शासन। सुम्मा कंट्रा जेंटाइल्स। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक कथन में मैकियावेली को रुचि नहीं थी? तो मैकियावेली को दोस्तों कैसे राजनीतिक दायित्व पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन कैसे पूरा किया जाए, इससे मैकियावेली को कोई मतलब नहीं था। तो राजनीतिक दायित्व पूरा करने के साधन के संबंध में मैकियावेली की रुचि नहीं थी। इसके संतर्क मैकियावेली के संबंध में सही है। ज्ञातव्य है कि भारत के प्राचीन राजनीतिक चिंतन में जो स्थान चाणक्य को प्राप्त है वही स्थान पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में इटली के मैकियावेली को प्राप्त है। तो मैकियावेली शक्ति कैसे प्राप्त की जाए और कैसे संरक्षित की जाए इस पर विचार करता है। सरकार मजबूत कैसे बने, जनता कैसे संभव हो पाती है, ये सब चीजें उसका कंसर्न थी। द प्रिंस का अनुकरण करते हुए किसने 20वीं सदी में द मॉडर्न प्रिंस शीर्षक की पुस्तक लिखी है? तो ये ग्रामसी ने लिखी है दोस्तों। तो आधुनिक राजनीति के जनक निकोलो मैकियावेली 1469 से 1527 की सबसे प्रमुख रचना द प्रिंस को माना जाता है। इसका प्रकाशन 1532 में हुआ। यह लोरेंजो को
संबोधित करते हुए लिखी गई पुस्तक थी। मेडिसी फैमिली के लोरेंजो को संबोधित करते हुए यह पुस्तक लिखी गई थी, जो अरबीनो का ड्यूक था। मैकियावेली ने अपनी इसी पुस्तक में राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। इसी पुस्तक का अनुकरण करते हुए मार्क्सवादी विचारक एंटोनियो ग्राम्शी, जो कि 1891 से 1937 के बीच में रहा, ने 20वीं सदी में द मॉडर्न प्रिंस 1949 नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट है, हॉब्स के अनुसार प्रजा को संप्रभु के विरुद्ध प्रतिरोध का अधिकार है यदि संप्रभु प्रजा के जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाता या उसके जीवन को भयाक्रांत करता है। तो हॉब्स के अनुसार संप्रभु यदि राजा प्रजा के जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाता है तथा उसके जीवन को भयाक्रांत करता है तो प्रजा को संप्रभु के विरोध करने का अधिकार है। हॉब्स आत्मरक्षा को मनुष्य का मूल अधिकार मानता है। आत्मरक्षा के भय से ही मनुष्य संविदा की ओर प्रेरित होता है। सेल्फ प्रिजर्वेशन मेन मोटिव होता है, जिससे व्यक्ति सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आगे बढ़ता है। आपका कथन है कि आत्मरक्षा समझौता चाहती है, अतः यदि संप्रभु में शासक नागरिक के प्राणों की रक्षा करने में असमर्थ रहता है तो जनता उसके विरुद्ध विद्रोह कर देगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉब्स से जुड़ा नहीं है? तो हॉब्स से जो संबंध कथन नहीं जुड़ा है तो यह है कि प्राकृतिक अवस्था में शिक्षा मनुष्यों को समाज के लिए उपयुक्त बनाती है। ये नहीं, प्राकृतिक अवस्था में शिक्षा मनुष्यों को समाज के लिए उपयुक्त बनाती है कथन हॉब्स से संबंधित नहीं है। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था शक्ति ही सत्य है, पावर इज ट्रुथ धारणा पर आधारित है, यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी माइट इज राइट कॉन्सेप्ट देता है। और हॉब्स का मानना था कि मनुष्य प्रकृति स्वार्थी होता है, अन्यथा हो ही नहीं सकता और अन्यथा हो ही नहीं सकता है। मनुष्य स्वयं के लिए वो सभी खुशी ला सकता है जो वो चाहते हैं। समस्त राज भक्ति सहमति पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन लॉक द्वारा नहीं लिखी गई? द कॉजेज ऑफ द ग्रेटनेस एंड द डिक्लाइन ऑफ रोमांस, ये पुस्तक मोंटेस्क्यू द्वारा लिखी गई। शेषन्य ग्रंथ लॉक के हैं कौन कौन से? एसेज ऑन द लॉ ऑफ नेचर, एसेज कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ऑन द ऑन द रिजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, ऑन द रिजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी। शासन पर दो जाएंगे, चार्जेस ऑन टू चार्जेस ऑन सिविल गवर्नमेंट, लॉक की सर्वश्रेष्ठ रचना। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो रूसो द्वारा लिखित पुस्तकें और पुस्तकों के मुख्य आग्रह, तो एमिले सी होगा। एमिले शैक्षणिक विचार से रिलेटेड है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे समाज का निर्माण दिया गया है जो भ्रष्ट नहीं हो। द डिस्कोर्सेस ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेज में इतिहास की व्याख्या दी गई है। डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में सामाजिक असमानता अन्याय का कारण, ये सब चीज़ें बताई गई। रूसो के विचारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता को नागरिक की स्वतंत्रता से बदलना संभव है। मनुष्य स्वतंत्रता से रह सकते हैं यदि वे स्वयं द्वारा बनाए नियमों के अनुसार रहें। प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, शासन का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप, ऐसा उसको कहते हैं। तो इसमें दोस्तों थर्ड स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट डेमोक्रेसी के प्रबाउंडर हैं। अगर थर्ड स्टेटमेंट को कैंसिल करते हैं तो दो स्टेटमेंट बचते हैं। उसमें से जो सेकंड वाला स्टेटमेंट, मनुष्य स्वतंत्रता से रह सकता है यदि वो स्वयं द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार रहे, तो ये तो सही है। पहला स्टेटमेंट इसमें सही होगा, पहला विकल्प है सही होगा। कथन 1 और 2 रूसो के विचार के संबंध में सही है, जबकि तीसरा कथन असत्य है क्योंकि रूसो ने प्रत्यक्षात्मक यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की नहीं। शासन प्रणाली को लोकतंत्र का सबसे स्वरूप माना है, ना कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। बेंथम के शास्त्रीय उपयोगितावाद यानी क्लासिकल टोटलिटेरियनिज्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सभी मनुष्य सुख को अधिकतम करना चाहते हैं और दुख को न्यूनतम। सभी सुख को जीवन में आध्यात्मिक शांति के लिए एक साधन के रूप में चाहते हैं। हम सुख की अधिकतम मात्रा चाहते हैं, ना कि सर्वोत्तम गुणात्मक सुख। दोस्तों जो सही होगा सी विकल्प सही होगा।
बेंथम के शास्त्रीय उपयोगितावाद के संबंध में कथन 1 और 3 सही है। उपयोगितावाद वस्तुतः सार्वभौमिक सुखवाद की धारणा पर आधारित एक नैतिक सिद्धांत है। इसे बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की धारणा के रूप में राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मैक्सिमम हैप्पीनेस, मैक्सिमम प्लेजर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। हीगल के पूर्ण विकसित राज्य की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, व्यक्ति परिवार में आत्म अभिव्यक्ति और पूर्णता प्राप्त करता है। दूसरा है, नागरिक समाज स्वनिश्चयन का दायरा और स्वहित की साधना है। राज्य जनता की नीतिपरक इच्छा को मूर्त रूप देता है। उसमें उपरोक्त सभी कथन सही हैं दोस्तों। कर्तव्य की हीगल प्रमुख रूप से एक आदर्शवादी विचारक है और आदर्शवाद का चरम रूप हीगल के दर्शन में ही मिलता है। हीगल को उग्र आदर्शवाद का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा प्रतिपादित रिप्रेजेंटेटिव सरकार की विशेषता नहीं? पहला, यह संस्थात्मक संस्कार होगी, इसमें कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होगी। यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित होगी। यह समान नागरिक को सहभागिता के लिए उत्साहित करती है। यह अनुपातिक प्रवृत्ति पर आधारित होनी चाहिए। बी नंबर इसमें गलत होगा दोस्तों। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिलके रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की जो सिस्टम है की विशेषता नहीं है। मिल का मानना है कि पढ़े लिखे व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो सरकार को किसी न किसी रूप में कर देते हैं को मत देने की क्षमता होनी चाहिए। बेसिकली वो मिल को रिलक्टेंट डेमोक्रेट कहा जाता है क्योंकि मिल एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स को डेमोक्रेसी में लाना चाहता है और जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको वो डुअल वोट देना चाहता है, दोहरा मत देना चाहता है। प्रॉपर्टी लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता है और उनको ज़्यादा वेटेज देना चाहता है वोट में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा लिखी नहीं गई है? उसमें द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स पुस्तक जो कि 1857 में आती है, 1897 में आती है। ये पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर ने 1884 में लिखी थी और शेष अन्य सभी पुस्तकें जे.एस. मिल के द्वारा लिखी गई। कौन कौन सी? यूटिलिटेरियनिज्म 1861 में, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 में, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 में। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत योग्यता की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में लाने का श्रेय हर्बर्ट स्पेंसर को जाता है। बेसिकली हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल डार्विज्म का कॉन्सेप्ट दिया। स्पेंसर ने अपने इस कृत्य के माध्यम से एक संवेदनहीन तथा अमानवीय राज्य को बढ़ावा दिया जो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि जी.एस. मिल को अंतिम उपयोगितावादी तथा प्रथम व्यक्तिवादी विचारक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टी.एच. ग्रीन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता? पहला, ग्रीन ने उदारवाद का एक मानवीय संशोधन प्रस्तुत किया। व्यक्ति की पहचान और प्रसन्नता सामाजिक संपूर्ण से अविभाज्य है। विधायिकाओं को मदिरापान पर नियंत्रण लगाना चाहिए। सामान्य हित समुदाय का ध्येय है, न कि सरकार का। तो इसमें डी स्टेटमेंट गलत है। मतलब इस आंसर का सही उत्तर है, लेकिन टी.एच. ग्रीन के साथ इसको नहीं जोड़ा जा सकता है। सामान्य हित समुदाय का ध्येय है, न कि सरकार का। यह कथन टी.एच. ग्रीन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। ग्रीन को आदर्शवाद एवं उदारवाद के समन्वयकर्ता के रूप में जाना जाता है। ग्रीन को उदार आदर्शवाद का जनक माना जाता है। राज्य को अशिक्षा, गरीबी और नशाखोरी वो बाधाएं हैं जिन्हें बाधित करना है। यह बाधाएं व्यक्ति को नैतिक बनने से रोकती। तो नेक्स्ट है, दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की जबकि प्रश्न उसे बदलने का है। यह कथन कार्ल मार्क्स की किस पुस्तक में उल्लिखित, किस पुस्तक से लिया गया है ये कथन? तो ये थर्ड जो पुस्तक थी, मतलब थर्ड स्टेटमेंट सही होगा इसमें, थेसिस ऑन फायरबाख। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक थेसिस ऑन फायरबाख में कहा कि दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है जबकि प्रश्न उसे बदलने का। मार्क्स को प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक माना जाता है, प्रथम साइंटिफिक सोशलिस्ट थिंकर माना जाता है। मार्क्स के आर्थिक विचारों से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन पहचानिए। पहला है पूंजीवाद। पहला स्टेटमेंट है कि पूंजीवाद
माल अर्थव्यवस्था होता है। दूसरा, अतिरिक्त मूल श्रम के उपयोग मूल और विनिमय मूल का अंतर है। अतिरिक्त मूल का सृजन विनिमय प्रक्रिया के दौरान होता है। और लास्ट स्टेटमेंट है कि मुद्रा जब अतिरिक्त मूल का सृजन करती है तो पूंजी बन जाती है। ये और ये गलत सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका सही आंसर सी होगा। अतिरिक्त मूल का सृजन विनिमय प्रक्रिया के द्वारा होता है, यह मार्क्स के आर्थिक विचारों के संबंध में सही नहीं है। मार्क्स का मत था कि अतिरिक्त मूल वस्तुतः श्रमिकों के श्रम का ही परिणाम होता है, अतः न्याय की मांग है कि वह उसे प्राप्त होना चाहिए। समाज जिस तरह से व्यवस्थित है वह स्वाभाविक और सही है तथा उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। कार्ल मार्क्स के अनुसार यह विश्वास किस अभिकरण के द्वारा संभव हुआ? तो इसमें दोस्तों सी सही आंसर होगा। समाज जिस तरह से व्यवस्थित है वह स्वाभाविक और सही है तथा उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। कार्ल मार्क्स के अनुसार यह विश्वास शिक्षा व्यवस्था अभिकरण के द्वारा संभव हुआ। ग्रामसी के विचारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, क्रांतिकारी परिवर्तन स्वार्थ के कारण होगा। फलतापूर्वक परिवर्तन लाने के लिए अधिसंरचना और नागरिक समाज महत्वपूर्ण है। बुर्जुआ मूल्यों का वर्चस्व रहता है क्योंकि सर्वसाधारण उनसे दूर रहते हैं। तो इसमें जो सही आंसर होगा केवल 2 और 3। तो ग्रामसी नव मार्क्सवादी विचारक है। उसने मार्क्स के इस विश्वास का खंडन किया है कि साम्यवादी क्रांति के बाद पूंजीवादी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। ग्रामसी का मानना था कि क्रांति के बाद अधिसंरचना और नागरिक समाज का अस्तित्व रहता है जो बुर्जुआ समाज का वर्चस्व बनाए रखते जाता है। 2 और 3 ग्रामसी के संबंध में सत्य नहीं। नेक्स्ट है, लुई अल्थ्यूजर का मुख्य योगदान मानव स्वभाव के मार्क्सी दृष्टिकोण में किसकी शिक्षाओं को जोड़ना है? तो सिगमंड फ्रायड की। लुई अल्थ्यूजर का मुख्य योगदान मानव स्वभाव के मार्क्सी दृष्टिकोण में सिगमंड फ्रायड की शिक्षाओं को जोड़ना है। हैबरमास के दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सदजीवन के संबंध में व्यक्तियों को अपनी दृष्टि स्वयं निर्धारित करनी चाहिए। दूसरा, समाजीकरण के अनेक कार्यों को परिवार के साथी समूहों ले लिया है। विवेकपूर्ण सामूहिक चर्चा लोकतंत्र के परिणाम को बेहतर बनाती है। उपरोक्त में से सही कथनों को चिन्हित कीजिए। तो इसमें सही आंसर होगा डी होगा। हैबरमास के संबंध में उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। हैबरमास जर्मन दार्शनिक एवं समाज वैज्ञानिक है। वह फ्रैंकफर्ट स्कूल की दूसरी पीढ़ी का सबसे प्रभावशाली सदस्य था। हैबरमास का मानना था कि सत्य और सद्गुण को, तथ्यों और मूल्यों को तथा सिद्धांत और व्यवहार को एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता। जीन पॉल सार्त्रे का अस्तित्ववाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मनुष्य स्वयं को अपने द्वारा निर्मित परिस्थितियों में पाते हैं। परिस्थितियाँ जो उन्हें अनुकूलित करती हैं और उनके विकल्पों को सीमित करती हैं। मनुष्य को अपने उद्देश्यों और आकांक्षाओं को तय करके अपनी पहचान निर्मित करनी चाहिए। ब्रह्मांड मनुष्यों के उद्देश्यों के प्रति उदासीन, निरर्थक और चिंता विहीन। सही कथनों को चिन्हित करना है। तो इसमें केवल 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। जीन पॉल सार्त्रे के अस्तित्ववाद के संबंध में कथन 2 और 3 सही है। अस्तित्ववाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के अस्तित्व को ज्ञान की तुलना में पूर्णता दी जाती है। यह तर्क बुद्धिवादी और अनुभववादी सिद्धांतों का विपरीत रूप है। अस्तित्ववाद का जनक सारेन किरकेगार्द को माना जाता है। सारेन किरकेगार्द को। सोचिए को सोची तो से मिलाना है। तो इसमें ए कब सही होगा। जीन पॉल सार्त्रे की बुक का क्या नाम है? बीइंग एंड नथिंगनेस। बीइंग एंड नथिंगनेस 1943 में आती है। बीइंग एंड नथिंगनेस। जॉन रॉल्स पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993। रॉबर्ट नॉजिक द नेचर ऑफ रेशनैलिटी 1993। माइकल वाल्जर की बुक का नाम है स्फीयर ऑफ जस्टिस 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, निष्पक्षता के रूप में न्याय की संभावनाओं को कम कर देता है क्योंकि यह बहुमत के हित का संरक्षण करता है। निष्पक्षता के रूप में न्याय की संभावनाओं को कम कर देता है क्योंकि यह बहुमत का संरक्षण करता है। निष्पक्षता के रूप में न्याय सभी विवेकशील मनुष्यों द्वारा स्वीकृत किए जाने की क्षमता रखता है, चाहे उनके अन्य विचार कितने भी भिन्न हो। नेक्स्ट, निष्पक्षता के रूप में न्याय परस्पर व्यापी मतैक्य का प्रयोजन बन सकता है। उपरोक्त में से सही कथनों चिन्हित करना है। इसमें केवल स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। सी नंबर सही होगा, सी विकल्प। जॉन रॉल्स ने
जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के संदर्भ में उपरोक्त कथनों में 2 और 3 सही है। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहा है, तो प्योरली प्रोसीजरल जस्टिस कहते हैं रॉल्स अपने न्याय के सिद्धांत को। उसका अर्थ यह है कि जब न्याय के ये सिद्धांत सर्वसम्मति से स्वीकार कर दिए जाते हैं, तब इनके प्रयोग के फलस्वरूप जो भी वितरण व्यवस्था अस्तित्व में आती है वह अनिवार्यतः न्यायपूर्ण होगी। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस 1970 में आती है में प्रस्तुत किया। रॉबर्ट नॉजिक के राजनीतिक चिंतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, नॉजिक आहरणीय प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। अधिक कल्याण के लिए उपयोगितावादी सिद्धांत लागू किया जा सकता है। अत्यल्प राज्य विवेकपूर्ण आधार पर एकमात्र न्यायोचित राज्य है। न्याय प्रक्रियात्मक है, न कि वितरणात्मक। इसमें जो गलत स्टेटमेंट होगा बी होगा। रॉबर्ट नॉजिक के राजनीतिक चिंतन के बारे में गलत स्टेटमेंट बी है। बी असत्य है। ज्ञातव्य है कि नॉजिक कल्याणकारी राज्य का तीव्र विरोध करता है। नॉजिक व्यक्ति को साध्य मानते हुए व्यक्तियों की स्वतंत्र गतिविधियों में राज्य के हस्तक्षेप को अनुचित ठहराता है। रॉबर्ट नॉजिक ने अपने जो न्याय सिद्धांत है को अपनी पुस्तक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में प्रस्तुत किया। रॉबर्ट नॉजिक ने जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के विकल्प को आगे बढ़ाया। इसका प्रमुख लक्षण है, तो इसमें जो सही आंसर होगा हकदारी। तो नॉजिक ने जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के विकल्प को आगे बढ़ाया, जिसका प्रमुख लक्षण है हकदारी। रॉबर्ट नॉजिक अपने न्याय के हकदारी या अधिकारिकता सिद्धांत में मान्यता रखता है, तो एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस प्रोवाइड करते हैं रॉबर्ट नॉजिक। तो एंटाइटलमेंट जो थ्योरी है, एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस है, यह मानकर चलती है कि प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति जिस वस्तु का अधिकारी है उसे उसकी सहमति के बिना किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। रॉबर्ट नॉजिक ने अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत यह तर्क दिया है कि चूंकि सामाजिक उत्पादन में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान पृथक पृथक होता है, अतः उसे वितरण के स्तर पर बदलना ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यह विश्वास करता है कि जटिल समानता का सिद्धांत सामाजिक वस्तुओं के वितरण में प्रयुक्त किया जाना चाहिए? तो कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है माइकल वाल्जर देते हैं। तो माइकल वाल्जर यह विश्वास करता है कि जटिल समानता का सिद्धांत सामाजिक वस्तुओं के वितरण में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। माइकल वाल्जर एक समुदायवादी विचारक है, ये कम्युनिटेरियन थिंकर है। समुदायवाद के अनुसार व्यक्ति का अपना अस्तित्व ऐसी सामाजिक स्थिति, भूमिकाओं और प्रथाओं पर आश्रित है जो समाज की देन है। इन सबके प्रति उसकी प्रतिबद्धता उसके व्यक्तित्व का आवश्यक अंग है। समुदायवाद व्यक्ति के अस्तित्व और व्यक्तित्व दोनों को समुदाय की देन मानता है। समुदायवाद का तर्क है कि व्यक्ति समुदाय का कर्जदार है और समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता। नेक्स्ट है, किसने राजनीतिक सिद्धांत का वर्णन शब्द आधारित चिंतन के रूप में किया? तो इसमें सही विकल्प होगा सी होगा। राजीव भार्गव ने राजनीतिक सिद्धांत का वर्णन शब्द आधारित चिंतन के रूप में किया। निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है? पहला है महान मुद्दों का अध्ययन, दूसरा है मानव व्यवहार का अन्वेषण, आदर्श राज्य का अन्वेषण, दार्शनिक सोच। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। मानव व्यवहार का अन्वेषण है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है। मानव के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य है। शेष अन्य विशेषताएं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की है। मानव व्यवहार का अध्ययन व्यवहारवाद का मुख्य विषय है, जिसका उदय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थकों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? तो इसमें डी नंबर, चार्ल्स मेरियम मानव व्यवहार के नियंत्रण के लिए सुमेलित नहीं है। शेषन विकल्प सुमेलित है। हना अरेंट विचारधारा और राजनीतिक सिद्धांत के बीच असंगति, माइकल ऑक्सफोर्ड अनुभव का दार्शनिक विश्लेषण, जॉर्ज सेवाइन ऐतिहासिक अध्ययन उचित उपागम के रूप में। ज्ञातव्य है कि चार्ल्स मेरियम व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान का बौद्धिक जनक माना जाता है। अल्फ्रेड कोम्बा के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के पतन का परिणाम था पहला, पूंजीवाद के साम्यवादी व्यवस्थाओं के बीच स्थित, बी उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया, पूंजीवाद और साम्यवादी व्यवस्थाओं द्वारा संकीर्ण सैद्धांतिक विश्लेषण, नव उपनिवेशवाद के उदय का। इसमें सी विकल्प सही होगा। अल्फ्रेड कोम्बा के अनुसार पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं द्वारा संकीर्ण सैद्धांतिक विश्लेषण के कारण ही राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ।
इसमें असरतन है कथन है, राजनीतिक सिद्धांत की नई भूमिका समझने के लिए यह आवश्यक था कि इसे राजनीतिक दर्शन के साथ जोड़ा जाए। तर्क: राजनीतिक सिद्धांत मनुष्यों के सामाजिक अस्तित्व की शाश्वत समस्याओं का आलोचनात्मक विवेचन करता है। इसमें दोस्तों ए होगा, राजनीतिक सिद्धांत की नई भूमिकाएं को समझने के लिए यह आवश्यक था कि इसे राजनीतिक दर्शन के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत मनुष्यों के सामाजिक अस्तित्व की शाश्वत समस्याओं का आलोचनात्मक विवेचन इस तरह कारण एवं कथन दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। निम्नांकित में से डेविड स्टन के लिए इतिहासवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं मानते। किसे? निम्नांकित में से डेविड स्टन किसे इतिहासवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं मानते हैं? इसमें लियो स्ट्रॉस होगा बी। डेविड स्टन लियो स्ट्रॉस को इतिहासवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांत के पतन के उत्तरदायी नहीं मानते हैं। कहता है कि लियो स्ट्रॉस राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन के मध्य भेद करता है और उनकी मानता है कि ये दोनों ही राजनीतिक चिंतन के अंग हैं। व्यवहारवाद की किस बौद्धिक आधारशिला के अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित होना चाहिए? तो इसमें सी होगा, व्यवस्थाकरण। व्यवहारवाद की व्यवस्थाकरण बौद्धिक आधारशिला के अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित होना चाहिए। स्टन ने व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिला का जिक्र किया है, जो इस प्रकार है: नियमितताएं यानी रेगुलरिटीज, सत्यापन वेरिफिकेशन, तकनीक टेक्निक, परिणामीकरण, फिर वैल्यू यानी मूल्य, व्यवस्थापन एंड सिस्टमैटाइजेशन, शुद्ध विज्ञान प्योर साइंस और समायोजन कोऑर्डिनेट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत को विचारों के मात्र क्रमबद्ध और बौद्धिक इतिहास के रूप में, जिसकी कोई व्यवहारिक प्रासंगिकता नहीं है, खारिज करता है। व्यवहारवादियों का मत है कि मानकीय राजनीतिक सिद्धांत ने राजनीतिक विज्ञान के शोध उपकरणों को मजबूत किया है। व्यवहारवाद इस बात पर जोर देता है व्यक्ति का पर्यवेक्षणीय व्यवहार विश्लेषण की मुख्य इकाई। उसमें सी होगा दोस्तों, व्यवहारवाद के संबंध में उपरोक्त कथन एक और तीन सही है। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसा विरोधी आंदोलन है जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के, विशेषकर उसके ऐतिहासिक और दार्शनिक और विवरणात्मक संस्थात्मक उपागमों से असंतुष्ट। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारवाद की कमी नहीं? पहला, व्यवहारवाद ने बुद्धिजीवी के विशेष कर्तव्यों की अनदेखी की। बी, व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया कि सैद्धांतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, न कि इस बात पर कि उसका मापन हो सकता है। व्यवहारवाद ने उस घटना पर जोर दिया जो सहजता से देखी जा सकती है, न कि उन लक्षण कारकों पर जो परिवर्तन में योगदान देते हैं। व्यवहारवाद उन मूल्य संबंधी चिंताओं से नहीं जुड़ सका जो अच्छे समाज की प्रकृति का वर्णन करते हैं। इसमें बी होगा दोस्तों, व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया कि सैद्धांतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, न कि इस बात पर कि किसका मापन हो सकता है। यह व्यवहारवाद की कमी नहीं है, कुछ विशेषता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित सही कथन नहीं है। पहला है, यह अनुप्रयुक्त ज्ञान पर बल देता है। दूसरा, इसमें समष्टि विश्लेषण पर ध्यान दिया जाता है। यह निर्णय के सात तत्वों का विश्लेषण करता है। यह यथास्थितिवाद का समर्थक है। सही आंसर होगा डी होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। 1969 में डेविड स्टन ने अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण में उत्तर व्यवहारवाद यानी पोस्ट बिहेवियरिज्म का नारा दिया, जिसकी दो प्रमुख मांगें थी। कौन कौन सी? प्रासंगिकता यानी रेलेवेंस और कार्यवाही यानी एक्शन। उत्तर व्यवहारवाद यथास्थितिवाद का समर्थक नहीं है। शेष अन्य कथन उत्तर यथार्थवाद से जुड़े हुए हैं। उत्तर व्यवहारवाद का खंडन नहीं है, व्यवहारवाद का संशोधन है, व्यवहारवाद का विस्तार है। व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन के आरोप का प्रत्युत्तर देने से संबंधित नहीं है। तो इसमें सही आंसर होगा पीटर लासलेट। पीटर लासलेट व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन के आरोप का प्रत्युत्तर देने के संबंधित नहीं है। राजनीतिक विज्ञान के इतिहास में व्यवहारवाद या व्यवहारपरकता का बड़ा महत्व है। उसे एक क्रांति माना गया है। वाटसन, क्लार्क, स्किनर, डेविड स्टन, चार्ल्स मेरियम आज प्रमुख व्यवहारवादी विचारक हैं। नेक्स्ट, विचार संप्रदाय एवं संबंधित लेखक के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए।
सही आंसर होगा फ्रैंकफर्ट स्कूल। ये लुई अल्थुजर से रिलेटेड नहीं है, जबकि बेना सर्किल मोरिज सेल्फ से रिलेटेड है। कैम्ब्रिज स्कूल जॉर्डन से और शिकागो स्कूल हेराल्ड लासवेल से रिलेटेड है। तो लुई अल्थुजर 1918 से 1990 एक फ्रेंच मार्क्सवादी दार्शनिक थे। यह फ्रैंकफर्ट स्कूल संबंधित नहीं है, क्योंकि फ्रैंकफर्ट स्कूल नव मार्क्सवाद से संबंधित है। शेष अन्य तीनों संप्रदाय और से जुड़े विचारक सही सुमेलित। डेविड स्टन के निवेश निर्गत प्रतिरूप से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। पहला, यह साम्य व्यवस्था को स्थापित करने की ओर लक्षित है। यह खुली व्यवस्था है। यह समाज व्यवस्था की उपव्यवस्था है। यह प्रभाव प्रतिरूप है। तो सही आंसर होगा ए होगा, यह साम्य व्यवस्था को स्थापित करने की ओर लक्षित नहीं है। यह कथन डेविड स्टन के निवेश निर्गत प्रतिरूप से संबंधित नहीं है। डेविड स्टन ने अपनी प्रसिद्ध कृति पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953 के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया था कि राजनीति का सरोकार मूल्यों के अधिकारी का आवंटन से है, यानी अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज से है। इसी के आधार पर उसने निवेश निर्गत मॉडल को विकसित किया। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें जो सही सुमेलित है दोस्तों, संरचनात्मक प्रकारवाद यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ये व्यापकतम अर्थों में राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन है। संस्थावाद यानी इंस्टीट्यूशनलिज्म, ये औपचारिक वैधानिक नियमों का अध्ययन है। राजनीतिक संस्कृति यानी पॉलिटिकल कल्चर, जनता की मूलभूत आवृत्तियों का अध्ययन है। और नव संस्थावाद यानी न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, अनौपचारिक नियमों का अध्ययन है जो संस्था को चलाते हैं। अनौपचारिक नियमों के अध्ययन के लिए नव संस्थावाद जो अपनाया गया वह है, तो सी होगा। अनौपचारिक नियमों के अध्ययन के लिए नव संस्थावाद ने समाज शास्त्री उपागम को अपनाया। समाज शास्त्री उपागम के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? जॉर्ज कैटलिन। समाज शास्त्री उपागम में अंतः क्रियावाद पर बल दिया जाता है, जिसमें विचार का मुख्य बिंदु व्यक्ति होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक प्रकारवाद की प्रमाणिक आलोचना नहीं है? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की प्रमाणिक आलोचना नहीं। पहला, यह मुख्य रूप से व्यवस्था के अनुरक्षण से संबंधित है। दूसरा, वैचारिक रूप से यह रूढ़िवाद की ओर झुकी हुई है। समाज में शक्ति संबंधों का विश्लेषण करने के लिए यह सिद्धांत उपयुक्त नहीं है। यह सिद्धांत पश्चात पूंजीवादी व्यवस्था को विकासशील विश्व के लिए उपयुक्त बताता है। तो इसमें डी आलोचना सही नहीं है। रचनात्मक प्रकारवाद पाश्चात्य पूंजीवादी व्यवस्था को विकासशील देशों के लिए उपयुक्त बताता है। यह आलोचना संरचनात्मक प्रकारवाद की आलोचना नहीं है, जबकि अन्य आलोचनाएं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की प्रमाणिक आलोचना है। जेम्स मार्च और जॉन पी ओल्सन का संबंध नवसंस्थावाद की किस धारा से? उनका संबंध दोस्तों मानकी स्टैंडर्डाइज्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म से है। तो जेम्स मार्च और जॉन पी ओल्सन का संबंध संस्थावाद की मानकी धारा से। नव संस्थावाद में व्यवहारवाद पर जो आक्षेप लगाए हैं उनमें सम्मिलित नहीं है। पहला, पद्धति वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, अपचयवाद, उपयोगितावाद और अभ्यांतरीकरण। इसमें डी नंबर। नव संस्थावाद ने व्यवहारवाद पर जो आक्षेप लगाए हैं उनमें अभ्यांतरीकरण सम्मिलित नहीं। सी राइट मिल के अनुसार पावर एलिट में सम्मिलित है। पहला, बड़े व्यवसाय, सेना और मीडिया। दूसरा, राजनीतिक गुट, मीडिया, नौकरशाही। सेना, मीडिया, राजनीतिक गुट। बड़े व्यवसाय, राजनीतिक गुट और सेना। तो डी सही होगा इसमें। सी राइट मिल के अनुसार पावर एलिट, उनकी पुस्तक है 1956 में आती है, उनमें बड़े व्यवसाय, राजनीतिक गुट और सेना सम्मिलित है। ज्ञातव्य है कि राजनीतिक विकास की अवधारणा के संबंध में सी राइट मिल का मुख्य नाम जुड़ा है। इस समूह को सी राइट मिल ने राजनीतिक अभिजन का नाम दिया है, यानी पॉलिटिकल एलिट्स का नाम दिया है। मिल्स के अनुसार अभिजन समाज का अल्पसंख्यक वर्ग होता है जो किसी न किसी प्रकार से हमेशा सत्ता से जुड़ा रहता है। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें जो सही आंसर होगा ये होगा। वेलफ्रेडो पेरेटो शासकीय और गैर शासकीय अभिजन की बात करते हैं। गिटानो मोस्का संगठन की क्षमता की बात करते हैं। रॉबर्ट मिशेल अल्पतंत्र का लोकतंत्र यानी आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की की बात करते हैं। और मैक्स वेबर राजनीतिक नेतृत्व के लिए स्पर्धा की बात करते हैं। तर्क की अवधारणा के रूप में समूह सिद्धांत मानता है कि पहला, समूह प्रायः स्वायत्त एवं विनिश्चय निर्माण के स्वतंत्र केंद्र होते हैं। दूसरा, समूह आत्मनिर्भर होते हैं और एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करते हैं। समूहों को वर्चस्ववादी और आश्रित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
तो इसमें जो सही आंसर होगा डी होगा, ए और बी। तो समूह प्राय स्वायत्त और निश्चय सिद्धांत के केंद्र तंत्र केंद्र होते हैं। और दूसरा, समूह आत्मनिर्भर होते हैं और एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करते हैं। विवेकपूर्ण चयन सिद्धांत यानी रैशनल चॉइस थ्योरी, निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता गलत है? पहला, साध्य और साधन को सही ढंग से अभिव्यक्त किया जा सकता है। दूसरा, शक्ति का प्रयोग अपने हितों की आवृत्ति अपने विरोधियों के हितों को रोकने के लिए करते हैं। जोखिम और अवसरों का सही आकलन किया जा सकता है। व्यक्ति निर्णय लेता है बिना ये सोचे कि अन्य लोग क्या कर सकते हैं। इसमें डी होगा, व्यक्ति निर्णय लेते हैं बिना ये सोचे कि अन्य लोग क्या कर सकते हैं। विवेकपूर्ण चयन सिद्धांत की मान्यता के संबंध में यह कथन गलत है। अल्प कथन विवेकपूर्ण चयन के संबंध में सत्य। तो असर्शन है। तो क्या है? विवेकपूर्ण चयन राजनीतिक विश्लेषण का वह उपागम है जो इस बात की जांच करती है कि विनिश्चय निर्माता कैसे साधनों का कुशल प्रयोग करके अपने साध्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मनुष्य विवेकशील होते हैं। इसमें दोस्तों ए होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं। आर एक ही सही व्याख्या करता है। विवेकपूर्ण चयन सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है एवं सत्य असत्य का निर्णय अपने तर्क के आधार पर ही करता है। निर्णय निर्माता साध्य की प्राप्ति है तो उचित साधनों का प्रयोग करके अपने विवेक के आधार पर ही काम करता है। इस तरह कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सत्य स्पष्ट व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, एडवर्ड सिल्फ द्वारा वर्णित राजनीतिक आधुनिकीकरण पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था के किस रूप में एक विशेष विचारधारा के लिए प्रतिबद्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? इसमें डी होगा, एडवर्ड सिल्फ 1995 द्वारा वर्णित राजनीतिक आधुनिकीकरण पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था के रूप में सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र टोटलिटेरियन सिस्टम में एक विशेष विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। ज्ञातव्य है कि सर्वाधिकारवादी धारणा शक्तियों को केंद्रीकृत राज्य की सर्वोच्च संस्था मानते हैं। नेक्स्ट है, राजनीतिक विकास के जिस लक्षण को लुसियन पाई समता कहता है उसे आलमंड द्वारा क्या कहा जाता है? तो उसको भी होगा सांस्कृतिक लौकिकीकरण। तो राजनीतिक विकास के जिस लक्षण को लुसियन पाई ने समता कहा है उसे आलमंड पावल ने सांस्कृतिक लौकिकीकरण कहा है। ज्ञातव्य है कि लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के 3 महत्वपूर्ण लक्षण बताए हैं। कौन कौन से? समता, क्षमता यानी कैपेसिटी, विभेदीकरण यानी स्पेशलाइजेशन। तो इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड स्पेशलाइजेशन महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में राजनीतिक विकास का अध्ययन निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा किया गया? तो ये एल बिंडर द्वारा किया गया। इस विद्वान के द्वारा समता एवं क्षमता में संतुलन के लिए राजनीतिक व्यवस्था में वामपंथी एवं दक्षिणपंथी शक्तियों की विद्यमानता को आवश्यक माना गया है। तो रिक्स ने समता और क्षमता में संतुलन के लिए राजनीतिक व्यवस्था में वामपंथी और दक्षिणपंथी शक्तियों की विद्यमानता को आवश्यक माना है। पाई क्षमता को पावेल ने सांस्कृतिक लौकिकीकरण एवं क्षमता को उपव्यवस्था की स्वायत्तता कहा है। किस विद्वान ने राजनीतिक विकास को सीमित आधुनिकीकरण और जन आधुनिकीकरण इन दोनों चरणों में वर्गीकृत किया है? तो इसमें सी होगा, आइजेस्टैड ने राजनीतिक विकास को सीमित आधुनिकीकरण और जन आधुनिकीकरण नामक 2 चरणों में वर्गीकृत किया है, जबकि ऑर्गेन्स्की ने राजनीतिक विकास के 4 स्तर या चरण बताए। कौन सा? पहला आदिम एकीकरण की राजनीति, दूसरा औद्योगिकीकरण की राजनीति, तीसरा राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति और चौथा समृद्धि की राजनीति। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना है, परंतु इस प्रश्न का सही उत्तर ए होना चाहिए। तो ओरिजिनली इसका उत्तर का होना चाहिए ऑर्गेन्स्की, लेकिन आयोग ने आइजेस्टैड माना। यासी फाइनर द्वारा वर्णित राजनीतिक संस्कृतियों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं? पहला परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, दूसरा विकसित राजनीतिक संस्कृति, तीसरा निम्न राजनीतिक संस्कृति और चौथा है मध्यम वर्गीय राजनीतिक संस्कृति। तो उसमें डी होगा, यासी फाइनर 1915 से 1993 द्वारा वर्णित राजनीतिक संस्कृतियों के वर्गीकरण में मध्यम वर्गीय राजनीतिक संस्कृति सम्मिलित नहीं है। यासी फाइनर ने राजनीतिक संस्कृति के 4 प्रकार बताए। कौन कौन से? परिपक्व राजनीतिक संस्कृति,
दूसरा विकसित राजनीतिक संस्कृति, तीसरा निम्न राजनीतिक संस्कृति, चौथा निम्नतर राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक समाजीकरण के संदर्भ में किसने प्रभावों के बहुआयामी प्रवाह की चर्चा की? प्रभावों के बहुआयामी प्रवाह की चर्चा की, आलमंड एवं बर्बन। विश्व युद्ध के उपरांत तुलनात्मक राजनीति के अध्ययनकर्ताओं के समक्ष आमंड ने जो नए उद्देश्य रखे उनमें सम्मिलित नहीं है। पहला, विस्तृत 4 क्षेत्र की खोज, दूसरा यथार्थवाद की खोज, तीसरा सुनिश्चितता की खोज, चौथा आस्थावाद की खोज। इसमें डी होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति के अध्ययनकर्ताओं के समक्ष आमंड ने जो नए उद्देश्य रखे थे उनमें संस्थावाद की खोज सम्मिलित नहीं। नेक्स्ट है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में इतिहासवाद के पतन का कारण नहीं है, तो सांस्कृतिक परमवाद नहीं। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भूमंडलीकरण की नीतियों के प्रवर्तन के बाद से सेकुलर मध्ययुगीनता की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हो गई है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं पहचान की राजनीति ने राष्ट्र राज्य की संप्रभुता को चुनौती दी। दोस्तों सी होगा। भूमंडलीकरण के संबंध में उपरोक्त दोनों कथन सही है। ज्ञातव्य है कि भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ काम करते हैं। नेक्स्ट है उत्तर औपनिवेशिक राज्य के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रशासनिकता उत्तर औपनिवेशिक राज्य के लिए सतत और वर्धमान सरोकार है। दूसरा, यह एक दृढ़ राज्य को निरंकुश राज्य से भिन्न करता है, तो इसमें सी होगा। उत्तर औपनिवेशिक राज्य यानी न्यू सॉवरेन स्टेट, नव संप्रभु राज्य के संबंध में दोनों कथन सही हैं, क्योंकि ऐसे राज्यों के लिए प्रशासनिकता यानी देश का कुशल संचालन सतत और वर्धमान सरोकार का विषय है। चूंकि प्रशासन नौकरशाही विधिक सत्ता का इस्तेमाल करती है, अतः यह दृढ़ राज्य को निरंकुश राज्य से पृथक करती है। प्रतिनिधित्व का रूढ़िवादी सिद्धांत प्रतिनिधित्व के किस प्रतिरूप का समर्थन करता है? पहला, न्यासी प्रतिरूप, दूसरा सत्यायोजित प्रतिरूप, तीसरा धनादेश प्रतिरूप, तीसरा सदस्यता प्रतिरूप। तो इसमें ए होगा न्यासी प्रतिरूप। प्रतिनिधित्व का रूढ़िवादी सिद्धांत प्रतिनिधित्व के ट्रस्टी यानी न्यासी प्रतिरूप का समर्थन करता है, अर्थात यह सिद्धांत राज्य को एक ट्रस्टी सेवा करने वाला सिद्धांत मानता है। कथन 1 और कथन 2 है। पहला है, तुलनात्मक राजनीति उन संस्थाओं और प्रथाओं को बताती है जो हमसे बेहतर या खराब काम करती हैं। दूसरा, तुलनात्मक राजनीति ऐसे प्रश्न उठाती है, उनका उत्तर देती है क्योंकि कुछ देश स्थिर और समृद्ध हैं जबकि अन्य नहीं। इसमें दोस्तों सी होगा। दोनों कथन सत्य हैं। तुलनात्मक राजनीति के विषय वस्तु के संबंध में उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। तुलनात्मक राजनीति एक ऐसी अध्ययन प्रणाली है जिसमें किसी देश की शासन व्यवस्थाओं की तुलना अन्य देशों से की जाती है तथा यह स्थिर एवं समृद्ध देश की तुलना किसी अन्य देश से भी की जा सकती है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसमें भी आंसर सही होगा दोस्तों। सूचना का अलग अंश तथ्य कहलाता है। सामान्यीकरण या सामान्यीकरणों के समुच्चय को सिद्धांत कहा जाता है। कथनों या घटनाओं के बारे में पूर्व कथन प्राक्कलन कहलाता है। तथ्यों को प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका पद्धति कहलाता है। तथ्यों के संबंधों के बारे में कथन परिणाम कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजनीतिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कोट में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला, राजनीतिक अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र और राजनीति के प्रभाव का अध्ययन करती है। दूसरा, राजनीतिक अर्थव्यवस्था एक देश की आर्थिक नीतियों की जांच करती है। तीसरा, राजनीतिक अर्थव्यवस्था उन हितों की जांच करती है जो एक देश की आर्थिक नीतियों को निर्देशित करती है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता या अवसान लाती है। तो सही आंसर होगा सी होगा। 1, 2 और 3 सही है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में कथन 1, 2 और 3 सही है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था किसी समाज में राजनीतिक एवं आर्थिक सत्ता के बंटवारे की जानकारी देते हुए बताता है कि सत्ता का यह वितरण वैकासिक और अन्य नीतियों पर किस तरह प्रभाव डाल रहा है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का कौन सा उपागम यह मानता है कि विनिश्चय निर्माता अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए साधनों का कुशल प्रयोग कर सकते हैं? तो ये भी होगा विवेकपूर्ण चयन सिद्धांत, पर्सनल चॉइस थ्योरी। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का विवेकपूर्ण चयन सिद्धांत यह मानता है कि विनिश्चय निर्माता अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए साधनों का कुशल प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिकारवादी राज्य की विशेषता नहीं? पहला, सार्वजनिक हितों को सरकार प्रभावित करती है। दूसरा, राजनीतिक विरोध देशद्रोह है। राजकीय विचारधारा ध्यानंद को प्रभावित करती है।
राज्य की विचारधारा ही आनंद को परिभाषित करती है। नेक्स्ट है, सरकार के मुख्य रूप से करारोपण विदेश नीति, कानून और व्यवस्था तक सीमित रहती है। डी नंबर गलत होगा। सरकार मुख्य रूप से करारोपण विदेश नीति, कानून एवं व्यवस्था तक सीमित रहती है। विशेषता उदारवादी राज्यों की है। ज्ञातव्य है कि सर्वाधिकारवादी अवधारणा राज्य को श्रेष्ठ संस्था मानती है तथा यह अवधारणा तानाशाही का ही रूप है। सब कुछ राज्य के अंतर्गत ही है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है, ऐसा सर्वाधिकारवादियों को मानना है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के प्रकारात्मक दृष्टिकोण को कमजोरी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के प्रकारात्मक फंक्शनल पर्सपेक्टिव की कमजोरी है? पहला है, यह किसी भी संस्था को जो व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है राज्य के साथ जोड़ देती है। यह राज्य को एक ऐसी संस्था के रूप में देखती है जो वर्गहीन समाज को स्थापित करेगी। यह राज्य के प्रति गैर आलोचनात्मक भक्ति भाव विकसित करती है। यह उन संस्थाओं की भी चिंता नहीं कर पाती है जो राज्य के भाग हैं और जो राज्य के बाहर है। इसमें ए नंबर इसकी कमजोरी है क्या? किसी भी संस्था को जो व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है राज्य के साथ जोड़ देती है। यह कथन राज्य के प्रकारात्मक दृष्टिकोण की कमजोरी है। शेष अन्य कथन राज्य के प्रकारात्मक दृष्टिकोण की विशेषता। सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य मुख्य रूप से एक हस्तक्षेपी राज्य है। नंबर 1, सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक पुनर्निर्माण करने के लिए। दूसरा, औद्योगिक समृद्धि और आर्थिक विकास लाने के लिए। तीसरा, संपूर्ण सामाजिक जीवन को राज्य के नियंत्रण में लाने के लिए। तीसरा, आंतरिक व्यवस्था लाने के लिए। तो पहला होगा इसमें ए, सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक पुनर्निर्माण करने के लिए सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य को हस्तक्षेपी राज्य की भूमिका निभाना पड़ता है। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए राज्य द्वारा व्यक्ति के कर्तव्यों और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए दंडात्मक शब्द का प्रयोग भी करना पड़ता है। फिर सोचिए को सोचिए तो समझाना। तो इसमें बी सही होगा। बहुलवादी राज्य प्रतिस्पर्धी सामाजिक हितों का विवेचना करता है। मार्क्सवादी राज्य या वर्ग व्यवस्था का विध्वंस चाहता है। कल्याणकारी राज्य विस्तार पर बल देता है और उग्र नारीवाद राज्य पितृसत्ता का उन्मूलन चाहता है। तो सोचिए को सोचिए तो चिल्लाना है। तो इसमें डी सही होगा दोस्तों, डी। अत्यल्प राज्य होता है यानी जो मिनिमल स्टेट होता है तो केवल व्यवस्थित जीवन की शर्तों को तय करता है। विकासवादी राज्य यानी डेवलपमेंटल स्टेट ये समृद्धि और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य यानी सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट ये बाजार अर्थव्यवस्था है जो मार्केट इकोनॉमी है उसके अन्याय को दूर करने का प्रयास करता है। सामूहिकतावादी राज्य संपूर्ण आर्थिक जीवन पर नियंत्रण रखता है। और सर्वाधिकारवादी राज्य यानी टोटलिटेरियन स्टेट ये नागरिक समाज को नष्ट कर देता है यानी सिविल सोसाइटी को ये नष्ट कर देता है। फिर राजनीतिक दलों के प्रकारों बारे में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने कैच ऑल पार्टी शब्दावली का सूत्रपात किया? तो इसमें ऑटो किरचाइमर होंगे। तो राजनीतिक दलों के प्रकारों के बारे में ऑटो किरचाइमर ने 1905 से 1965 में कैच ऑल पार्टी शब्दावली का सूत्रपात किया है। फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हुए राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं? पहला है कैडर पार्टी, जर्मनी में नाजी पार्टी से रिलेटेड है। जनपुंज पार्टी, इंग्लैंड में लेबर पार्टी। संवैधानिक पार्टी, संयुक्त संघ की कम्युनिस्ट पार्टी। प्रतिनिध्यात्मक पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। इसमें सी होगा। सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है संवैधानिक पार्टी का उदाहरण नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव पार्टी बड़े राज्यों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है क्योंकि अधिक जनसंख्या होने के कारण डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनाना संभव नहीं। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों के प्रकार के रूप में प्रतिनिधित्व का निहितार्थ है। पहला, सदस्यों और मतदाताओं के विचारों के प्रति अपनी बात रखना। दूसरा, दलों में प्रचलित अनेक हितों को संग्रहित करना। तीसरा, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को निर्मित करना। चौथा है राजनीतिक शिक्षा और समाजीकरण। इसमें दोस्तों ये होगा। राजनीतिक दलों के प्रकार के रूप में प्रतिनिधित्व का निहितार्थ यह है कि सदस्यों और मतदाताओं के विचारों के प्रति अपनी बात रखना और उन्हें अभिव्यक्त करने की राजनीतिक दल की क्षमता को विकसित करना। आधुनिक राजनीतिक जीवन के लिए दलीय संगठनों का बड़ा महत्व है और उनके बिना लोकतंत्र की सफलता संभव नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थागत समूह की खास विशेषता है? पहला, संस्थागत समूह परंपरागत निष्ठाओं पर आधारित होता है। दूसरा, संस्थागत समूह समान हितों और आकांक्षाओं द्वारा चिन्हित होता है। संस्थागत समूह साझे मूल्यों और आदर्शों की वृद्धि करता है। संस्थागत समूह सरकारी तंत्र का भाग होता है। इसमें डी होगा।
संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ग्रुप की खास विशेषता यह होती है कि यह सरकारी तंत्र का भाग होता है। सरकार के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर समूह का गठन किया जाता है। इस समूह में समय समय पर अध्यक्ष के लिए विभागीय मतदान भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदस्यीय बहु चुनावी व्यवस्था का दोष नहीं? इस व्यवस्था से अनेक मत व्यर्थ हो जाते हैं जो पराजित उम्मीदवार द्वारा हासिल होते हैं तथा जो विजेता द्वारा बहुलता से अधिक हासिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है, इस व्यवस्था से अनुत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है क्योंकि प्रायः व्यवस्थापिका कार्यपालिका के अधीन होती है जिसका व्यवस्थापिका में बहुमत होता है। नेक्स्ट, इस व्यवस्था में छोटे दलों का और उन दलों का जिनका समर्थन भौगोलिक आधार पर समान से वितरित है। इस व्यवस्था में छोटे दलों का और उन दलों का जिनका समर्थन भौगोलिक आधार पर समान रूप से वितरित है। इस व्यवस्था में प्रतिनिधि और उनके निर्वाचन क्षेत्र के बीच जुड़ाव टूट जाता है। तो इसमें डी होगा, एकल सदस्यीय बहुमत प्रणाली में प्रतिनिधि तथा जनता के बीच निकटता का संबंध कायम होता है और प्रतिनिधि मतदाता से व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें दोस्तों सही आंसर होगा बी होगा। विशिष्टीकरण यानी स्पेशलाइजेशन एक कार्यालयीय कर्तव्य स्थिर नियम से रिलेटेड है। एकीकरण यानी इंटीग्रेशन ये अधिकारियों का पद सोपान से रिलेटेड है। पूर्व कथनात्मकता ये नियमों का समूह से रिलेटेड है। और संगठनात्मक स्मृति ये फाइल का उपयोग से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? मैक्स वेबर अधिकारी की तानाशाही, जेम्स बरहम समाभिरुपता सिद्धांत। तो इसमें दोस्तों मैक्स वेबर अधिकारी की तानाशाही, दूसरा है जेम्स बरहम समाभिरुपता का सिद्धांत, तीसरा है रॉबर्ट मिशेल अभियान का परिसंचरण, डी है ट्रॉट्स्की स्थायी क्रांति। तो इसमें जो सी है वो गलत युग्म है। अभियान का परिसंचरण यानी सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड्स की धारणा का प्रतिपादन पेरेटो ने किया था, विल्फ्रेडो पेरेटो ने 1848 से 1923। और उन्होंने अपनी रचना, उनकी प्रसिद्ध रचना थी द माइंड एंड सोसाइटी में किया था। जबकि रॉबर्ट मिशेल ने गुट का लॉ का नियम यानी आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की का प्रतिपादन किया था। शेष अन्य कथन सुमेलित हैं। तो ट्रॉट्स्की ने स्थायी क्रांति यानी परमानेंट रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था। रॉबर्ट मिशेल आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की, पेरेटो ने सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड का कॉन्सेप्ट दिया था। जेम्स बरहम ने अभिसमरूपता का सिद्धांत दिया और मैक्स वेबर ने अधिकारी की तानाशाही का कॉन्सेप्ट दिया। लोक नीति निर्माण का कौन सा प्रतिरूप यह कहता है कि नीतियों का बदलती परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करना चाहिए? पहला है विवेकशील कर्ता प्रतिरूप, वृद्धि संबंधित प्रतिरूप, तीसरा है नौकरशाही संगठन प्रतिरूप, विश्वास व्यवस्था प्रतिरूप। इसमें बी होगा, लोक नीति निर्माण का वृद्धि संबंधित प्रतिरूप यह मानता है कि नीतियों का बदलती परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उदारवादी नौकरशाही की आलोचना वर्गीय अधीनस्था के यंत्र के रूप में करते हैं। नव दक्षिणपंथी नौकरशाही को स्वार्थी और अकुशल बताते हैं। नेक्स्ट है, मार्क्सवादी नौकरशाही की भर्त्सना खुलेपन तथा जवाबदेहिता की कमी के लिए करते हैं। इसमें सही स्टेटमेंट होगा, तो सही कथन क्या होगा? केवल 2 और 3। तो नौकरशाही के संबंध में कथन 2 और 3 सही है। यानी नव दक्षिणपंथी नौकरशाही को स्वार्थी और अकुशल बताते हैं। मार्क्सवादी नौकरशाही की भर्त्सना खुलेपन तथा जवाबदेहिता की कमी के लिए करते हैं। नौकरशाही का बृहद विश्लेषण प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक शास्त्री मैक्स वेबर के दर्शन में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक व्यवस्था में तीसरा क्षेत्र है? तो दोस्तों नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी तीसरा क्षेत्र। नागरिक समाज राजनीतिक व्यवस्था का तीसरा क्षेत्र है, जबकि मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका को लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। नेक्स्ट है, काफमैन द्वारा परिभाषित सुशासन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं? पहला, कानून का शासन और सरकार की कुशलता, पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, राजनीतिक स्थायित्व और हिंसा का नहीं होना, नियमित चुनाव और इम्तिहान की व्यवस्था। तो रेगुलर इलेक्शन और रिकॉल का सिस्टम। इसमें जो सही होगा डी होगा, नियमित चुनाव और वापस प्रत्याहार यानी रिकॉल।
व्यवस्था काफमैन द्वारा परिभाषित सुशासन की विशेषता नहीं है। प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की व्यवस्था प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में देखा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सांस्कृतिक वैश्वीकरण राष्ट्रों, क्षेत्रों और व्यक्तियों के मध्य सांस्कृतिक भिन्नताओं को समतल कर देता है। दूसरा है, विश्व सरकार के रूप में राजनीतिक वैश्वीकरण आर्थिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण के एकीकरण के प्रभाव से बहुत आगे है। नेक्स्ट है, आर्थिक वैश्वीकरण का निहितार्थ है कोई भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अलग द्वीप के रूप में नहीं रह सकती। इसमें जो सही स्टेटमेंट 1 और 3, वैश्वीकरण के विविध रूपों के संबंध में कथन 1 और 3 सही है। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया। इसके द्वारा विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें दोस्तों पर राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र राज्य के ऊपर एक सत्ता का होना। दूसरा, नव प्रकारवाद यानी नियो फंक्शनलिज्म क्षेत्रीय एकीकरण का गुणक प्रभाव होता है यानी स्पिल ओवर इफेक्ट होता है। रीजनल इंटीग्रेशन का संरक्षणवाद घरेलू उत्पादकों के संरक्षण के लिए आयात प्रतिबंधित करना। और अंतर सरकारवाद यानी राज्यों के बीच समझौता के आधार पर परस्परिकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रांति की अवधारणा के बारे में सही नहीं है? पहला, क्रांति एक जन उभार है जिसमें विधानेतर जन कार्यवाही होती है। दूसरा, क्रांति की प्रवृत्ति कभी कभार हिंसात्मक होती है। तीसरा, क्रांति व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाती है। नेक्स्ट है, क्रांति विद्रोह से भिन्न होती है। इसमें दोस्तों सही आंसर होगा बी होगा। क्रांति की प्रवृत्ति कभी कभार हिंसात्मक होती है, क्रांति की अवधारणा के संबंध में सही नहीं है। क्रांति विद्यमान व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन चाहती है। यह विद्रोह से भिन्न होती है। मानव इतिहास में अनेक क्रांतियां घटित हुई और यह पद्धति अवधि और प्रेरक वैचारिक सिद्धांत के मामले में काफी भिन्न। निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण युग्म को चिन्हित कीजिए। पहला, सैमुअल पी हंटिंगटन अदृश्य समाजवाद, अदृश्य साम्राज्य, इनविजिबल एम्पायर। एनक्रूमा नव उपनिवेशवाद, नियो कोलोनियलिज्म। राहुल प्रेरित पूंजीवाद की अंतिम अवस्था के रूप में साम्राज्यवाद। आंद्रे गुंद्रे फ्रैंक यानी एजी फ्रैंक औद्योगिक पूंजीवाद के कारण अधोविकास। तो उसमें सी नंबर गलत होगा। पूंजीवाद की अंतिम अवस्था के रूप में साम्राज्यवाद या साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है। यह कथन लेनिन का है ना कि राहुल प्रेविस का है। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद वित्त पूंजी के रूप में आरंभ हुआ है। उन्होंने यह भी उद्घोषित किया है कि पूंजीवाद का यह प्रकार पूंजीवाद की उच्चतम अंतिम अवस्था है, हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। लेनिन का कथन है ना कि राहुल प्रेविस का। सैमुअल पी हंटिंगटन ये अदृश्य यानी इनविजिबल एम्पायर का कॉन्सेप्ट देते हैं। एनक्रूमा नव समाजवाद, नव उपनिवेशवाद यानी नियो कोलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। एजी फ्रैंक औद्योगिक पूंजीवाद के कारण अधोविकास कॉन्सेप्ट देते हैं। राज्य को पीछे धकेलो निम्नलिखित में से किस अवधारणा से जुड़ा? पहला, निजीकरण और उदारीकरण। दूसरा, वैश्वीकरण और कल्याणवाद। विकास और वैश्वीकरण, उदारीकरण और आधुनिकीकरण। तो ये दोस्तों ए, राज्य को पीछे धकेलो यानी ब्रिंग बैक द स्टेट, ब्रिंग बैक स्टेट या पुल बैक स्टेट। यह अवधारणा निजीकरण उदारीकरण से जुड़ा है। उदारीकरण राज्य की हस्तक्षेप नीति का समर्थन करता है। उदारवाद के प्रतिपादक के रूप में जॉन लॉक को जाना जाता है। जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का हिमायती है। भारत में हुए विभिन्न सांप्रदायिक दंगों की जांच के लिए आयोग गठित किए गए जिनके त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। पहला है मनोहरपुर सांप्रदायिक दंगे 1999 में होते हैं और इसमें कहा जा रहा है कि बाधवा आयोग उड़ीसा गठित किया गया था। मुंबई सांप्रदायिक दंगे 1992 में, श्री कृष्ण आयोग। मेरठ सांप्रदायिक दंगे 1987, जेसी शाह आयोग। और बिहार शरीफ सांप्रदायिक दंगे 1981, बालासुब्रमण्यम आयोग को। सी गलत सुमेलित है मेरठ सामुदायिक दंगा जो कि 1987 में हुआ था। जेसी शाह आयोग या विकल्प सुमेलित नहीं है। सेशन ने विकल्प सुमेलित। जेसी शाह आयोग का गठन 1977 में जनता पार्टी द्वारा भारतीय आपातकाल जो कि 1975 से 77 के बीच में लगाया गया था कि जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लाक्सो टागेपेरा सूचकांक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये राष्ट्रीय दलीय प्रणाली से है। लाक्सो टागेपेरा सूचकांक का संबंध दलीय प्रणाली से है। यह सूचकांक देश की पार्टी प्रणाली में राजनीतिक दलों की समायोजित संख्या प्रदान करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस राजनीतिक दल के विलय के लिए
अशोक मेहता ने पिछड़ी अर्थव्यवस्था की राजनीतिक व्यवस्थाओं का सिद्धांत प्रस्तुत किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस राजनीतिक दल के विलय के लिए अशोक मेहता ने पिछड़ी अर्थव्यवस्था की राजनीतिक व्यवस्थाओं का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो इसमें प्रजा सोशलिस्ट पार्टी होगा पहला। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के विलय के लिए अशोक मेहता ने पिछड़ी अर्थव्यवस्था की राजनीतिक व्यवस्थाओं का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1977 में बनी जनता पार्टी के विभिन्न घटकों एवं उनसे संबंधित नेता के त्रिकोण युग्म को पहचानिए। संगठन कांग्रेस मोरारजी देसाई, भारतीय लोकदल चौधरी चरण सिंह, तंत्र पार्टी हेमवती नंदन बहुगुणा, भारतीय जनसंघ अटल बिहारी वाजपेयी। उसमें जो त्रिकोण युग्म है सी होगा स्वतंत्र पार्टी। हेमंत नंदन बहुगुणा स्वतंत्र पार्टी संबंधित नहीं थे, बल्कि सी राजागोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी संबंधित थे। ज्ञातव्य है कि 1977 में पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। जनता पार्टी की अगुवाई में बनी यह सरकार बहुत दिनों तक चल नहीं पाई थी। सिक्किम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से त्रुटिपूर्ण कथन को चुनिए। तो पहला है 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में सिक्किम भारत का सहयुक्त यानी एसोसिएट स्टेट बना। 35वें संविधान संशोधन से सिक्किम केंद्रीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में एक एक प्रतिनिधि भेजने का हकदार था। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम भारत संघ में पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित हुआ। 35वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 76 अनुच्छेद 171 चा अंततः स्थापित किया गया। तो इसमें बी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। सिक्किम के संबंध में कथन बी असत्य है, क्योंकि 35वें संविधान संशोधन नियम के तहत सिक्किम को भारत में सह राज्य के रूप में शामिल किया गया, जबकि 36वें संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संघ में विद्यमान राज्य और उनके भीतर नए राज्य की मांग का त्रिपूर्ण युग्म बताइए। उत्तर प्रदेश, हरित प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कामतापुर, बिहार, मिथिलांचल, कर्नाटक, महाकौशल। तो ये कर्नाटक वाला गलत है। भारत संघ में विद्यमान राज्य और उनके भीतर नए राज्य की मांग के संबंध में कर्नाटक महाकौशल का विकल्प सुमेलित नहीं, शेष अन्य विकल्प सुमेलित। महाकौशल का संबंध दोस्तों ये मध्य प्रदेश से, अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश से है। भारत में सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में गैर दलीय राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन है? गैर दलीय राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत करने वाले विद्वान हैं, उसमें ये होगा रजनी कोठारी। रजनी कोठारी भारत में सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में गैर दलीय राजनीतिक सिद्धांत का विचार प्रस्तुत करने वाले विद्वान है। रजनी कोठारी भारत के सुप्रसिद्ध राजनीतिक विज्ञानी, राजनीतिक सिद्धकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, शिक्षाविद तथा लेखक हैं। इन्होंने विकासशील समाज अध्ययन पीठ की स्थापना 1963 में की थी। विकासशील समाज अध्ययन की स्थापना कब की थी? 1963 में। एम.एस.एन. राव द्वारा अपनी पुस्तक सोशल मूवमेंट इन इंडिया में प्रतिपादित सामाजिक आंदोलनों के प्रकारों में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। पहला है क्रांतिकारी, दूसरा सुधारवादी, तीसरा है उद्विकासवादी, चौथी है वैकल्पिक। है इसमें सी होगा उद्विकासवादी आंदोलन। एम.एस.एन. राव द्वारा अपनी पुस्तक सोशल मूवमेंट इन इंडिया 1979 में प्रतिपादित सामाजिक आंदोलनों के प्रकारों में शामिल नहीं। नेक्स्ट है सामाजिक आंदोलन और उनकी श्रेणी के त्रुटिपूर्ण युग्मों को पहचानिए। तेभागा आंदोलन किसान आंदोलन है। सतनामी आंदोलन जनजाति आंदोलन, चिपको आंदोलन पर्यावरणीय आंदोलन, निर्भया आंदोलन नारीवादी आंदोलन। तो इसमें जो सतनामी आंदोलन दोस्तों सामाजिक आर्थिक विषमता से संबंधित आंदोलन है, ना कि जनजातीय आंदोलन। गुरु घासीदास ने अपने समय की सामाजिक आर्थिक विषमता, शोषण तथा जाति भेद को समाप्त करके मानव एक का संदेश देते हैं। फिर राजस्थान में महिला जनप्रतिनिधियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। तो 16वीं लोकसभा में राजस्थान से केवल एक महिला सदस्य है। 14वीं विधानसभा में कुल 27 महिला निर्वाचित हुई हैं। 14वीं राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक महिला गंगा नगर जिले से निर्वाचित है। और नेक्स्ट है 14वीं राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस की 2 महिला निर्वाचित हुई। इस प्रश्न को आयोग ने निरस्त कर दिया था। 100वें संविधान संशोधन से अप्रभावित राज्य है तो सिक्किम होगा। तो 100वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 2015 में। भारत बांग्लादेश सीमा विवाद से संबंधित है। इस समझौते से सिक्किम राज्य अप्रभावित रहा। इस समझौते से भारत को बांग्लादेश से करीब 510 एकड़ भूमि वापस मिलेगी, जबकि बांग्लादेश को 10,000 एकड़ भूमि मिलेगी।
राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद निम्नलिखित में से किसे उप मुख्यमंत्री बनाया गया? टीकाराम पालीवाल को 1 नवंबर 1952 को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। 1 नवंबर 1954 तक अपने पद पर रहे। अंतिम समय में जनवरी 2003 में कमला बेनीवाल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, जो दिसंबर 2003 तक अपने पद पर रहे। द कांग्रेस पार्टी इन राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रिचर्ड सीसन। 1974 में भैरव सिंह शेखावत किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए? मध्य प्रदेश। 1974 में भैरव सिंह शेखावत मध्य प्रदेश राज्य से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। भैरव सिंह शेखावत भारत के 11वें उपसभापति रहे तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनकी मृत्यु 15 मई 2010 को जयपुर में हुई थी। राजस्थान की समसामयिक चुनावी राजनीति के निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गलत है? 1993 के बाद हुए विधानसभा चुनाव में पुरुष और महिला मतदाताओं के बीच मतदान में अंतर कम होता जा रहा है। विधानसभा और लोकसभा में वंचित समुदायों के प्रतिनिधित्व में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। नीचे के स्तर की तुलना में लोकसभा में मतदान अधिक होता है और चुनावी प्रतिस्पर्धा दो ध्रुवी हो गई। तो इसमें जो गलत प्रवृत्ति है सी है। राजस्थान की चुनावी राजनीति के संदर्भ में सी कथन असत्य है। कर्तव्य है कि राजस्थान विधानसभा की कुल सीट 200 है, जबकि लोकसभा की 25 सीट है। नीचे स्तर की तुलना में लोकसभा में मतदान अधिक नहीं, ये गलत है। 16वें लोकसभा चुनाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजग ने 336 स्थान तथा कुल मतदान का 37.3% प्राप्त किया। बीजेपी ने 282 स्थान तथा कुल मतदान का 31.1% प्राप्त किया। संप्रग ने 54 स्थान तथा कुल मतदान का 23.0% प्राप्त किया। कांग्रेस ने 44 स्थान तथा कुल मतदान का 19% प्राप्त किया। वाम मोर्चे ने 12 स्थान तथा कुल मतदान का 4.8% प्राप्त किया। तो इस प्रश्न को भी आयोग ने निरस्त कर दिया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इस प्रश्न को भी आयोग ने निरस्त कर दिया था। दोस्तों, जस्टिस पार्टी 1917 में स्थापित की गई थी। शिरोमणि अकाली दल 1920 में, हिंदू महासभा एज अ ऑर्गेनाइजेशन इसको 1915 में बनाया गया था। हालांकि पार्टी के रूप में 1935 में अस्तित्व में आई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस 1932 में, हालांकि इसका जो नाम बदला गया था 1939 में बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस किया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी 1923 में बनी थी। असर्शन है, पहले 3 आम चुनावों में भारत में एक दल प्रधान व्यापार रूप विकसित हुआ, जो एक दलीय व्यवस्था से भिन्न है। केंद्र और अधिकांश राज्यों में कांग्रेस का सरकारी शक्ति पर अनंत नियंत्रण था। इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आज़ादी के बाद 1967 तक केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार रही तथा भारत के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी। इस समय को एक दल प्रधान यानी वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम कहा गया। यद्यपि यह एक दलीय व्यवस्था से भिन्न प्रणाली है, क्योंकि एक दल प्रणाली से एक ही दल का अस्तित्व पाया जाता है। तो एक दल प्रणाली में केवल एक ही दल का अस्तित्व पाया जाता है, जबकि एक दल प्रधान व्यवस्था में अन्य दलों का अस्तित्व पाया जाता है, लेकिन प्रशासन में एक ही दल की भूमिका प्रधान होती है। तो क्योंकि अदर पार्टी अपना वोट शेयर प्राप्त नहीं कर पाती है, तो वो नॉन एग्जिस्टेंट टाइप की रहती है। हालांकि वोट मतलब इलेक्टोरल प्रोसेस में वो हिस्सा लेती हैं, सब कुछ वही होता है, लेकिन जीत नहीं पाती हैं, तो वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम हो जाता है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें दोस्तों रजनी कोठारी कांग्रेस सिस्टम का कॉन्सेप्ट देते हैं। पॉल ब्रास कांग्रेस संगठन का विघटन की बात करते हैं। योगेंद्र यादव तृतीय निर्वाचन व्यवस्था की बात करते हैं। जेम्स मिनर ये लोकतंत्रीकरण और पतन की बात करते हैं। सुहास पालेसकर ये उत्तर कांग्रेस पॉलिसी की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश चुनाव आयोग के लिए गठित दिनेश गोस्वामी समिति की नहीं है? पहला, अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित क्षेत्रों का चक्रानुक्रम, मतदान को अनिवार्य बनाना, राजनीतिक दलों के निगमों द्वारा दान पर प्रतिबंध लगाना, सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर संविधान में लोक निर्णय का प्रावधान। तो ये क्वेश्चन निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है असर्शन, भारतीय राजनीति में महिलाओं की स्थिति इसके लोकतंत्र से संबंधित अवसरों और बाधाओं को प्रतिलक्षित करती है। महिलाएं उन सामाजिक आंदोलनों और गैर सरकारी संगठनों में मुख्य भूमिका का निर्वहन करती हैं जो भारत के जीवंत नागरिक समाज में अंतर्निहित। तो इसमें दोस्तों बी होगा। महिलाओं की जन भागीदारी के संबंध में उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन
कथन का जो कारण है कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जिस प्रकार से महिलाओं की उपस्थिति देखी जाती है, इससे यही अंदाजा लगाया जाता है कि अभी भी भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिए बाधक तत्व मौजूद है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता को बाधित करता है? पहला, वित्तीय संसाधनों की कमी। दूसरा, असहयोगात्मक नौकरशाही। तीसरा, संवैधानिक पूर्वाग्रह। और नेक्स्ट है हिंसा और उत्पीड़न। ध्यान रखिएगा, बाधित नहीं करता है पूछा गया, तो इसमें सी होगा। संवैधानिक पूर्वाग्रह पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता को बाधित नहीं करता है। शेषन तत्व महिलाओं की भागीदारी को बाधित करता है। प्रशासनिक अधिकारियों के असहयोग के कारण भी महिलाओं को राजनीतिक व्यवस्था में परेशानी से जूझना पड़ता है। भारतीय राजनीति में वर्ग की भूमिका को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, भारतीय राजनीतिक दल अपना चुनावी समर्थन या नीतिगत कार्यक्रम विशिष्ट वर्गीय समूहों या श्रमिकों तथा पूंजी के औपचारिक प्रतिनिधित्व से प्राप्त नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में औपचारिक श्रमिक वर्ग खंडित और दुर्बल है क्योंकि यह किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है। भारतीय राजनीति में वर्गीय विग्रह कदापि मुखर नहीं है। भारत में मध्यम वर्ग उदारीकरण और वाष्पीकरण का सबसे उत्साही समर्थक रहा है। तो इसमें दोस्तों बी स्टेटमेंट गलत है। भारत में औपचारिक श्रमिक वर्ग खंडित और दुर्बल है क्योंकि यह किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है। भारतीय राजनीति में वर्ग की भूमिका के संबंध में कथन गलत है। भारतीय राजनीति में वर्ग की भूमिका प्रारंभ से दृढ़ रही और जो श्रमिक वर्ग है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा रहता है, इसलिए दिक्कत आती है। खेतिहर वर्ग के बारे में निम्नलिखित में से किसने वृषभ पूंजीवाद शब्द का प्रयोग किया? तो बुलक कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट लॉयड और सुजैन रुडॉल्फ देते हैं। खेतिहर वर्ग के बारे में लॉयड और सुजैन रुडॉल्फ ने बुलक कैपिटलिज्म का शब्द प्रयोग किया। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, जाति समुदाय चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं। दूसरा, जातिगत सोच विचार राजनीतिक दलों उनके नेतृत्व और कार्यक्रमों को तय करते हैं। भारतीय लोकतंत्र सामाजिक समूहों और श्रेणियों से अधिक अपरिचित हो गया है। जाति दबाव समूहों की तरह कार्य करते हैं और भारतीय राज्य के शासन एजेंडा को प्रभावित करते हैं। इसमें सी कथन गलत है। भारतीय लोकतंत्र सामाजिक समूहों और श्रेणियों से अधिक अपरिचित हो गया है। यह कथन भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को लेकर गलत है। वर्तमान समय में जाति के आधार पर दलों का निर्माण होने लगा है और जातिगत आधार पर मतदान भी हो रहा है। सोचिए को सोचितों से मिलाना है, उसमें सी विकल्प सही होगा। जी.एस. घुरे जाति भक्ति की बात करते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन प्रभुत्वशाली जाति डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट देते हैं। लुई दोमो ये होमो हायरार्किक्स की बात करते हैं। और क्रिस्टोफर जेफरी लॉट ये मौन यानी साइलेंट रेवोल्यूशन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला, उपनिवेशोत्तर भारत में अनेक क्षेत्रीय आंदोलन सशस्त्र जनतावादी आंदोलनों में परिवर्तित हो गए हैं। नेक्स्ट है, पंजाब का शिरोमणि अकाली दल राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ एक क्षेत्रीय दल है। भारतीय संविधान राज्यों को विभाजित करने व नए राज्यों के निर्माण को अपेक्षाकृत आसान बना देता है। एक क्षेत्र का निर्माण राजनीतिक परियोजना है, प्रायः विवादास्पद होता है। उसको आयोग ने निरस्त कर दिया था क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राजनीति के क्षेत्रीयकरण के बारे में गलत है? पहला, भारत में अधिकांश क्षेत्रीय राजनेता पृथकतावादी नहीं है। भारतीय राजनीति के क्षेत्रीयकरण का संबंध क्षेत्रीय राजनीति में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की बढ़ती भूमिका से है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल चाहते हैं कि अपने राज्य के लिए वित्तीय लाभ के बदले हुए नई दिल्ली में सरकार को राजनीतिक समर्थन प्राप्त करें। क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों के साथ ही राजनीतिक जगह साझा करते हैं। उसमें बी स्टेटमेंट गलत है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयकरण का संबंध क्षेत्रीय राजनीति में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की बढ़ती भूमिका से है। भारतीय राजनीति के क्षेत्रीयकरण के संबंध में कथन गलत है। ज्ञातव्य है कि क्षेत्रीयता का मुद्दा क्षेत्रीय दलों द्वारा उठाया जाता है। इनके पीछे वहीं की जनता का विश्वास जीतकर वोट बैंक को मजबूत करने का सिस्टम होता है। तो अगर कोई रीजनल पार्टी रीजन में डोमिनेंट होना चाहती है तो क्षेत्रीय मुद्दों को उठाती है, लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी नेशनल पार्टी फॉर एग्जाम्पल जेपी या कांग्रेस तो वो ज़्यादातर नेशनल मुद्दों को ही उठाती हैं और वो रीजनल मुद्दों को थोड़ा सा बैक बर्नर पर रखती है। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी हो गई फॉर एग्जाम्पल एसपी
BSP। तो ये क्षेत्रीय मुद्दों को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्षेत्रीय मुद्दों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवोल्यूशन, तो ये बिहार से रिलेटेड है। जयप्रकाश नारायण द्वारा ये कॉन्सेप्ट किया जाता है। तो संपूर्ण क्रांति बिहार, नवनिर्माण आंदोलन गुजरात, नक्सलवादी आंदोलन पश्चिम बंगाल, दलित पैंथर महाराष्ट्र। किस वर्ष में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया गया था? 2003 में पारित किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में पारित किया गया था। ज्ञातव्य है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर 1964 में किया गया था। यह भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। यह संवैधानिक दर्जा प्राप्त एक बहुसदस्यीय संस्था है। संजय कोठारी वर्तमान में नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। वर्तमान में CBC चीफ कौन है? PK श्रीवास्तव। तो चेक को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें डरबन शिखर सम्मेलन 2011 में हुआ था, कानकुन शिखर सम्मेलन 2010 में, कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 2009 में, बाले शिखर सम्मेलन 2007। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1990 के दौरान वाशिंगटन सहमति के बारे में गलत है? मुक्त बाजार, लोकतांत्रिक सरकार और खुला व्यापार। दूसरा, खुला व्यापार, मुक्त बाजार, प्रभुत्वशाली निजी क्षेत्र, नवउदारवाद, लोकतांत्रिक सरकार। मुक्त बाजार कल्याणकारी राज्य और लोकतांत्रिक सरकार थे। डी नंबर गलत है। मुक्त बाजार कल्याणकारी राज्य एवं लोकतांत्रिक सरकार 1990 के दौरान वाशिंगटन सहमति के बारे में सही नहीं। 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य रचनाकार थे। 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य रचनाकार थे। तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये होगा जॉन एम केन्स और हैरी डी वाइट। जॉन एम केन्स और हैरी डी वाइट 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख रचनाकार थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, गरीबी कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक स्तर पर व्यापार और प्रशुल्क समझौतों के बारे में सही है? पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन WTO ब्रिटेन वुड्स का परिणाम था। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का परिणाम था। दूसरा, उरुग्वे दौर से पूर्व गैट वार्ता के 7 दौर हो चुके थे। तीसरा, विश्व व्यापार संगठन आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 1995 गठित हुआ। डंकल प्रस्ताव विकासशील देशों के व्यापारिक हितों की पूर्ति करता है। तो इसमें बी 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। व्यापार और प्रशुल्क समझौते के बारे में कथन 2 और कथन 3 सही है। ज्ञातव्य है कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के वैधानिक एवं संस्थात्मक आधारशिला के रूप में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को माराकेच समझौते, जो कि 15 अप्रैल 1994 को हस्तांतरित हुआ था, के अधीन की गई थी। इस नए संगठन द्वारा गैट, प्रशुल्क और व्यापार का सामान्य समझौता का स्थान लिया गया था। तो गैट का स्थान WTO ने ले लिया था अब 1 जनवरी 1995। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था नियो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, नियो ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था को सख्त बनाने के लिए था। नियो ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था को सख्त बनाने के लिए था। नियो ने विश्व अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने का प्रयास किया, जिससे विकासशील राज्यों को अधिक सहभागिता मिल सके। नेक्स्ट है, नियो की रचना विकासशील राज्यों को सभी व्यापार नियमों से मुक्त करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है, वैश्विक स्तर के देश नियो का समर्थन कर रहे थे क्योंकि वह नव उपनिवेशवाद की अभिवृद्धि कर रहा था। तो इसमें ए विकल्प सही होगा। नियो का जो निर्माण हुआ था वो विश्व अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने का प्रयास किया गया था, जिससे विकासशील राज्यों को अधिक सहभागिता मिलेगी। ये गलत है। तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था नियो के बारे में कथन 1, 3 और 4 गलत है। ज्ञातव्य है कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए अस्तित्व में आई थी। यह व्यवस्था विकासशील राज्यों को अधिक से अधिक सहभागी बनाने की वकालत करती थी। नई आर्थिक व्यवस्था वर्तमान अर्थव्यवस्था के असमान अस्तित्व को समाप्त करके नए रूप में गठित करने की मांग करती थी।
जिससे विकासशील देशों का शोषण रोका जा सके। 1973 में गुटनिरपेक्ष देशों के अल्जीरिया सम्मेलन में नई अर्थव्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है, जिसमें विकासशील देशों के शोषण को रोकने के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया गया था। इस प्रस्ताव के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 29 दिसंबर को दक्षिण दक्षिण संयोग का वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया। प्रस्ताव कौन सा था? 58/220 प्रस्ताव के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 19 दिसंबर को दक्षिण दक्षिण संयोग का वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया। विकासशील देशों को दक्षिण दक्षिण संवाद की प्रक्रिया द्वारा आत्मनिर्भर बनाने एवं उनकी विकसित देशों उत्तर पर निर्भरता कम करने की प्रक्रिया दक्षिण दक्षिण संयोग के नाम से जानी जाती है। वियतकोंग क्या था? पहला, क्यूबा के एक राजनीतिक दल का नाम। वियतनाम और लाओस के बीच एक नदी का नाम। दक्षिणी वियतनाम में एक छापा मार समूह का नाम। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी दल। वियतकोंग दक्षिण वियतनाम में एक छापा मार समूह का नाम था। शीत युद्ध के दौरान घटित घटनाओं का सही आरोही क्रम क्या होगा? पहला है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, फिर मार्शल योजना, बर्लिन नाकाबंदी, डियन बियन फू का पतन। नेक्स्ट है मार्शल योजना, कोमिन फॉर्म, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, बर्लिन नाकाबंदी। कोमिन फॉर्म, बर्लिन नाकाबंदी, डियन बियन फू का पतन, मार्शल योजना। डियन बियन फू का पतन, मार्शल योजना, बर्लिन नाकाबंदी, कोमिन फॉर्म। इसमें पहला ही कथन सही होगा। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आता है, फिर मार्शल योजना, बर्लिन नाकाबंदी होती है, डियन बियन फू का पतन। तो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन दोस्तों 1947 में आता है, मार्शल योजना 1948 में, बर्लिन नाकाबंदी बर्लिन ब्लॉकेड 1948-49 के बीच में होता है, और डियन बियन फू का पतन बैटल ऑफ डियन बियन फू 1954 में होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव शैथिल्य के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? दिए गए कोटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है क्यूबा का मिसाइल संकट। दूसरा, सोवियत संघ और चीन के मध्य प्रतिबंधता। वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। अफगानिस्तान में अमेरिकी हमला। आयोग ने इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया था। यूगोस्लाविया के विखंडन से जो राज्य बने उनके सही समूह को चिन्हित कीजिए। इसमें डी सही होगा दोस्तों। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 1991 में यूगोस्लाविया का विघटन हो गया। उसके परिणाम स्वरूप निम्न राज्य सामने आए। पहला, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया और स्लोवेनिया। कथन 1 को कथन 2 से मिलाना है, मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नेता का नाम और देश का नाम। सुकर्णो ये इंडोनेशिया के थे दोस्तों। हो चू मिन वियतनाम के। चाओ एन लाई चीन के। गमाल नासिर ये मिस्र के थे, और एनक्रूमा घाना के। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विश्लेषक और विचार। तो इसमें दोस्तों चार्ल्स थ्रोहेमर ये दी यूनिपोलर मोमेंट की बात करते हैं। हंटिंगटन द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात करते हैं। फ्रांसिस फुकुयामा द एंड ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं। पॉल केनेडी द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स। पॉल केनेडी द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर कॉन्सेप्ट देते हैं। कथन सेशन है, विश्व समाज में एकीकरण की प्रक्रिया और पृथकता की चाह के बीच बढ़ते हुए तनाव के प्रति अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक अनुक्रिया है। तर्क, पूंजीवाद ने एकीकृत विश्व अर्थव्यवस्था का निर्माण किया और विचारों तथा लोगों के आवागमन को बढ़ाया, साथ ही साथ वस्तुओं और सेवाओं को भी। उसी दौरान राष्ट्रवाद के विकास ने पृथकता की मांग को रेखांकित किया। तो इसमें ए होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व 2 गुटों में बट गया था। एक और पूंजीवाद तो दूसरी ओर समाजवाद था। पूंजीवाद ने विश्व अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने का प्रयास किया। इस दौरान राष्ट्रवाद की लालसा ने राष्ट्रों की सीमाओं को निर्धारित कर दिया, जिसके कारण पृथकतावादी मांगें बलवती होती गईं। परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मध्यस्थता का काम किया। इस तरह कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह संयुक्त राष्ट्र संघ के सहस्त्राब्दी विकास ध्येयों के संबंध में गलत है? तो इसमें जो सी स्टेटमेंट है ये गलत है। सार्वभौमिक मानवाधिकार, रोजगार, अभिवृद्धि एवं शिशु दर में कमी ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के संबंध में गलत है। ज्ञातव्य है कि सन 2000 में
संयुक्त राष्ट्र संघ ने 8 सूत्रीय विकास लक्ष्य निर्धारित किए। भारत ने लक्षित लक्ष्यों में से HIV, एड्स, गरीबी, सार्वजनिक शिक्षा तथा शिशु मृत्यु दर में निर्धारित मानकों को 2015 तक प्राप्त कर लिया। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचनात्मक ताकत नहीं है? पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय संगठनों के गठन को स्वीकृत और बढ़ावा देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर शांति स्थापना और शांति निर्माण की गतिविधियों को सुलभ कराता है। अपने से पूर्ववर्ती अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भिन्न संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हस्ताक्षरित शांति संधियों का परिणाम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ को इस तरह से बनाया गया है कि विश्व सरकार की तरह लगे। तो इसमें डी जो स्टेटमेंट है दोस्तों गलत है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में सभी राष्ट्रों को एक समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, जो कि विश्व संसद के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। अतः इसे विश्व सरकार का विकल्प मानना न्याय संगत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीकी संघ के बारे में सत्य है? नीचे दिए गए कोटों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो पहला, अफ्रीकी संघ एकल मुद्रा की ओर लक्षित है। अफ्रीकी संघ एकल एकीकृत सुरक्षा बल की ओर लक्षित है। अफ्रीकी संघ अंतः अफ्रीकी संघर्ष को खत्म करना चाहता है। अफ्रीकी संघ विकसित विश्व के साथ घनिष्ठ एकीकरण की ओर लक्षित है। अफ्रीकी संघ जनजातीय स्वायत्तता और राष्ट्रवाद की अभिवृद्धि चाहता है। तो इसमें दोस्तों बी स्टेटमेंट सही होगा। अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय निकाय है, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 देश शामिल हैं। इसे अफ्रीकी एकता संगठन 1967 के स्थान पर आधिकारिक रूप से जुलाई 2002 में डरबन, दक्षिण अफ्रीका में गठित किया गया। अफ्रीकी संघ के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है एकल मुद्रा, एकीकृत सुरक्षा बल तथा अंतः अफ्रीकी संघर्षों को खत्म करना। नेक्स्ट है आसियान प्लस 3 सहयोग दिसंबर 1997 में प्रारंभ हुआ। आसियान देशों के अलावा 3 अन्य देश कौन कौन से हैं? तो इसमें है कौन कौन से देश हैं दोस्तों? जापान है, चीन है और कोरियाई गणराज्य। 3 नंबर होगा। आसियान प्लस 3 सहयोग दिसंबर 1997 में प्रारंभ हुआ। आसियान देशों के अलावा जापान, चीन, कोरियाई गणतंत्र देश शामिल हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ है, जिसका मुख्य उद्देश्य आपसी सहयोग एवं शुल्क मुक्त व्यापार स्थापित करना है। अपने गठन के समय निम्नलिखित में से क्या दक्षेस में सहयोग के 5 क्षेत्रों में से एक नहीं था? पहला, कृषि और ग्रामीण विकास। दूसरा, स्वास्थ्य और जनसंख्यात्मक गतिविधियां। मानवाधिकार और आतंकवाद, मानव संसाधन विकास। तो सी नंबर, दक्षेस या सार्क की स्थापना के समय मानवाधिकार और आतंकवाद मुख्य मुद्दा नहीं था। सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 को की गई थी, जिसमें वर्तमान समय में 8 सदस्य शामिल हैं। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, अफ्रीका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। यह एक दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है। यूरोपीय संघ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, क्रोएशिया इसका 28वां सदस्य राज्य है। क्रोएशिया यूरोजोन का हिस्सा नहीं है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। यूरोपीय यूनियन 38 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। इसका अभ्युदय 1957 में रोम की संधि के द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की भागीदारी से हुआ। 1 नवंबर 1993 में maastricht ट्रीटी, जो कि नीदरलैंड में हुई, के द्वारा यह अपने नए रूप में सामने आया। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। क्रोएशिया द्वारा 1 जुलाई 2013 को इसकी सदस्यता ग्रहण की गई और वह यूरोपीय संघ की 28वां सदस्य बन गया और 28 देशों में से केवल 19 देश यूरोजोन में या यूरो करेंसी का उपयोग करते हैं। क्रोएशिया यूरोजोन का हिस्सा नहीं। भारत की विदेश नीति में नेहरूवादी दृष्टिकोण के निम्नलिखित में से कौन सी गलत विशेषता है? पहला, गुटनिरपेक्षता ने भारत को पूर्व पश्चिम के संघर्ष से दूर रखा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और कानून महत्वपूर्ण हैं और कमजोर देशों के संरक्षण के लिए जरूरी हैं। भारतीय राजनय को महाशक्तियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के छल योजन को रोकना चाहिए। भारत की महाशक्ति बनने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसे महाशक्तियों के साथ अधिक व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए कार्य करना चाहिए। तो इसमें डी स्टेटमेंट सही होगा। भारत की विदेश नीति के नेहरूवादी दृष्टिकोण के संबंध में कथन डी गलत है। ज्ञातव्य है कि आज़ादी के बाद भारतीय विदेश नीति में नेहरूवादी दृष्टिकोण हावी रहा। नेहरू की विदेश नीति के संबंध में सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी गुटनिरपेक्षता की नीति रही है। भारत चीन संबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। साम्यवादी गुट के बाहर भारत पहला देश था जिसने चीन जनवादी गणराज्य को मान्यता प्रदान की। भारत ने फार्मोसा टापू को चीन में मिलाने का समर्थन किया। फरवरी 1954 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के उस प्रस्ताव का विरोध किया जो वियतनाम में चीन को आक्रांता राज्य घोषित कर रहा था।
अप्रैल 1954 में भारत ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो आयोग ने इस प्रश्न को दोस्तों निरस्त कर दिया था। प्रश्न में विकल्प 1 और 4 सही है, अन्य विकल्प संदेहास्पद, डाउटफुल है, कंट्रोवर्शियल है, अतः कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता, तो इसलिए आयोग ने इसको निरस्त कर दिया था। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने इस ज्ञान से प्राप्त विश्वास की भारत के पास अब युद्ध का विकल्प नहीं है, भारत में सक्रिय आतंकवादी समूहों को अपना समर्थन बढ़ा दिया। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक उपरोक्त कथन में उल्लिखित पाकिस्तान के विश्वास की उचित व्याख्या करता है? पाकिस्तान ने इस ज्ञान से प्राप्त विश्वास की भारत के पास अब युद्ध का विकल्प नहीं है, भारत में सक्रिय आतंकवादी संगठनों को अपना समर्थन बढ़ा दिया। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक उपरोक्त कथन में उल्लिखित पाकिस्तान के विश्वास की उचित व्याख्या करता है? पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ घनिष्ठ संबंध, भारत के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध, भारत के विरुद्ध आतंकवादी समूहों को सफलतापूर्वक प्रयोग, 1995 में भारत द्वारा पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा, उपमहाद्वीप में आणविक हथियारों का आगमन। तो इसमें डी होगा, उपमहाद्वीप में आणविक हथियारों का यानी एटॉमिक बम का जो इमरजेंस हुआ है उसके कारण पाकिस्तान के विश्वास को उचित व्याख्या की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी गुजराल डॉक्ट्रिन की प्रमुख विशेषता है? पहला, दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों के साथ संबंधों को मजबूत करना, दक्षिण एशिया के छोटे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने में परस्पर लाभ की मांग नहीं करना, दक्षिण एशियाई राज्यों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारना। इसमें बी नंबर सही होगा, दक्षिण एशिया के छोटे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार के लिए परस्पर लाभ की मांग नहीं करना, तो रेसिप्रोसिटी की मांग नहीं करना अगर आप छोटे राज्यों के साथ डील कर रहे हैं, छोटे स्टेट के साथ डील कर रहे हैं भारत की नेबरहुड। 1996 में प्रतिपादित गुजराल डॉक्ट्रिन की मुख्य विशेषता है, ज्ञातव्य है कि गुजराल सिद्धांत का निचोड़ यह है कि भारत अपने छोटे पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा मदद करेगा, अर्थात भारत मदद के एवज में उनसे किसी अन्य चीज की अपेक्षा नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कौन से कारक थे जिन्होंने भारत को अपनी पश्चिम एशिया नीति के भाग के रूप में इजराइल के साथ 1948 से 91 तक अच्छे संबंध बनाने से वंचित किया? नीचे दिए गए कोट में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, भारत देश में बड़े मुस्लिम समुदाय को नाराज नहीं करना चाहता था। दूसरा, भारत सोवियत संघ और साम्यवादी गुट से अच्छे संबंध रखना चाहता था। भारत कूटनिरपेक्ष आंदोलन को मजबूत करना चाहता था। भारत कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के विरुद्ध पश्चिम एशिया का समर्थन चाहता था। भारत पश्चिम एशिया से तेल और पेट्रोल की आपूर्ति बिना रुकावट चाहता था। इसमें जो सही स्टेटमेंट होगा सी होगा, 1, 2 और 5। 1, 2 और 5 ऐसे कारक थे जिन्होंने भारत को अपनी पश्चिमी एशिया नीति के भाग के रूप में इजराइल के साथ 1948 से 91 तक अच्छे संबंध विकसित होने से रोके रखा। एल्बा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल्बा के संस्थापक वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे ह्यूगो चावेज हैं। 2012 में होंडुरास को एल्बा से निकाल दिया गया। इसमें दोस्तों केवल पहला कथन सही है, एल्बा के संबंध में केवल पहला कथन सही है। एल्बा औपचारिक रूप से अमेरिका के पीपल्स के लिए बोलिवियन गठबंधन है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण के विचार पर आधारित है। इसकी स्थापना दिसंबर 2004 में क्यूबा में हुई थी। विश्व संगठन में न्यू डेवलपमेंट बैंक, विश्व संगठन के न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ पूर्ण कथन है। पहला, इसका मुख्यालय शंघाई में है। इसकी स्थापना के दस्तावेज पर सदस्य राष्ट्र 2014 में शंघाई में हस्ताक्षर किए। केवी कामत इस बैंक के पहले अध्यक्ष हैं। 12 में सदस्य देशों ने बैंक को 10-10 बिलियन डॉलर का अनुदान दिया। तो इसमें बी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ब्रिक्स का जो संगठन है उसका न्यू डेवलपमेंट बैंक के संबंध में कथन भी असत्य है, क्योंकि 2014 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील में आयोजित किया गया था और यहीं पर 100 अरब डॉलर की पूंजी के साथ नए विकास बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत आसियान संबंधों से जुड़ी नहीं? मांगदेचू परियोजना नहीं जुड़ी है। मांगदेचू परियोजना भारत और भूटान के बीच, भारत के ईरान और अफगानिस्तान के साथ हाल ही में हुए चाबहार बंदरगाह समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इससे मध्य एशिया की ओर भारत की बहुत सुविधाजनक होगी। यह इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का प्रतिकार करेगा। इस बंदरगाह से जुड़ाव के लिए जारंस दिलाराम राजमार्ग का निर्माण ईरान द्वारा किया जा रहा। इसमें दोस्तों 1 और 2 स्टेटमेंट सही है।
भारत, ईरान, अफगानिस्तान के साथ हाल ही में हुए चाबहार बंदरगाह समझौते के संबंध में कथन 1-2 सही है। चाबहार बंदरगाह एक मुक्त बंदरगाह है जो ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित है। यह बंदरगाह ईरान के लिए रणनीति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की SDR बास्केट का हिस्सा नहीं है? युआन, US डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो। तो प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प सत्य हैं, जबकि आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना। इसमें पूछा गया है कि IMF SDR बास्केट का हिस्सा नहीं है, जबकि प्रश्न में दिए गए चारों विकल्प SDR का हिस्सा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पर्यवेक्षक संगठन नहीं? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पर्यवेक्षक संगठन नहीं। सीलेक, अफ्रीकी संघ, वर्ल्ड पीस काउंसिल, लीग ऑफ अरब स्टेट। तो ए, सीलेक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पर्यवेक्षक संगठन नहीं है। ज्ञातव्य है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। उन्होंने निश्चित किया है कि विश्व के किसी भी पावर ब्लॉक के संघ या विरोध में नहीं रहेंगे। उसकी स्थापना 1961 में हुई थी।